धुआं ही नहीं इंडस्ट्री गैस आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड एयर है ना, तो यहाँ पर से CO2 लेना पॉसिबल है। इसी कारण से जो फोटोसिंथेसिस वो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर एक से ज्यादा टाइप ऑफ पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। वही एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रम फास्ट जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो हो रहा है किसमें, ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में। वो पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ को है, और ये बहुत फैमिलियर वेवलेंथ को विजुअल स्पेक्ट्रम लिखा है। जो सब्र रखो, सब्र का फल फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक समझाएंगे अभी। को यूज कर लेता है डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए। ओके, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। और अगर ये पढ़ते भी हो तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, एकदम भयानक सा लगता है, अजीब ही चैप्टर लगता है, बिल्कुल टफ चैप्टर है ये, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, हमारे इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली दिमाग में सेट हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। तो हाँ, इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को एक एक लाइन को हम लोग डिकोड कर रहे होंगे, डिक्टेट नहीं कर रहे होंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का एकदम बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता आपको, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस लेक्चर के बाद आपका एक एक लाइन आपका एनसीईआरटी का समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, मोर देन एनफ है ये वीडियो। ठीक है, और हाँ, अगर आप क्लास 11th के एग्जाम के लिए हो या फिर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम, अगर इस चैप्टर से कुछ भी अगर पूछता है कहीं भी, तो आपको हर सवाल समझ में आएगा, बना पाओगे सबको। ठीक है, तो चलिए, हमारा ये बॉटनी का बहुत अनमोल ज्ञान आपको मिलने जा रहा है आपके प्यारे से अनमोल सर के साथ। ठीक है, तो चलिए हमारे इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देख लेंगे कि चैप्टर किस किस तरह से मूव करने वाला है, क्या क्या चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझो, ये जो चैप्टर है इसका हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हो तो ये फोटोसिंथेसिस हमारा दो स्टेप में होता है। एक को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगा, और दूसरा वाला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, जो कि डार्कनेस में होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैसे नहीं है, हम लोग समझेंगे इसको। तो आप ये जब चैप्टर जब पढ़ोगे तो फोटोसिंथेसिस स्टेप जो है ना, ये दो स्टेप में होगा। एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन आपका ये पूरा चैप्टर बटा हुआ है कुछ टुकड़ों में, जिनको समेट के हमको पढ़ना है। वो टुकड़ा क्या है? पहला आप पढ़ते हो इसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट, फिर आप पढ़ते हो कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक, फिर आप पढ़ते हो क्या, कुछ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, उसके बाद CO2 जरूरी है, ग्लूकोज बनता है। ये जो पूरा पूरा जो चीज़ है ना, बेसिक चीज़ है ना, जो आप पहले से जानते हो, व्हाट डू वी नो, अर्ली एक्सपेरिमेंट, इस तरह का टॉपिक लिख करके एनसीईआरटी इन चीज़ों को पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लाइट रिएक्शन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, जेड स्कीम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब आएगा आपका डार्क रिएक्शन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है वो मूव करने वाला है। क्या इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है? समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं भाई फोटोसिंथेसिस से। देखो, ये चैप्टर जब आप शुरू करते हो तो कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें लिखी हुई है जो आपको लगता है कि बहुत बेसिक है, लेकिन वहां से नीट में क्वेश्चन आ रखा हुआ है। देखो, एक बात को ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ ना कि नीट में क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से MCQ, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो स्कूल एग्जाम है आपके, उसमें अब आजकल MCQ पूछने लगा है। तो अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन नीट में आ रखा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है MCQ के फॉर्म में। इस बात को एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो नीट में आया कि भाई जो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह का प्रोसेस है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तरह का फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा रखा है, ध्यान देना। तो भाई फिजिको केमिकल, अब देखो फिजिको केमिकल, यहाँ से आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि फिजिकल चीज जैसे कि सनलाइट हो गया, केमिकल जैसे कि आपका वाटर में भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। जब आप पढ़ोगे ना पिगमेंट को, जब आप डीप में जाओगे तो वहां पे भी आप कह सकते हो उसको केमिकल कह सकते हो पिगमेंट को। ठीक, तो भाई ये फोटोसिंथेसिस एक तरह का फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, चलो, आप एक बात समझो एकदम ध्यान से कि भाई फोटो, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो फोटो शब्द है इसका मीनिंग होता है क्या, इसका मीनिंग होता है फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक, मतलब हम लोग, फोटो शब्द आया फोटोन से, फोटोन हम लोग बोलते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट को। ये थोड़ा टेक्निकल भाषा होगी, आप तेरे को स्टोरी क्रिएट करके समझाते हैं, स्टोरी में मजा आता है आप लोग को। ठीक, अगर आप कोई कैमरा से अगर आप फोटो खींचते हो तो ये फोटो शब्द क्यों आया, इसका नाम फोटो ही क्यों है जो आप खींचते हो उसको? तो लाइट आएगा, है ना, लाइट प्रेजेंट रहेगा तो ही फोटो खिंचा पाएगा। लाइट के अब फिर लो लाइट एंगल, DSLR मोड, वो सब में नहीं जाना। तो इधर देखो ध्यान से, जब आप DSLR से आप फोटो खींचते हो ना, कैमरा से आप फोटो खींचते हो ना, तो लाइट के प्रेजेंस में वो जो इमेज जो क्रिएट होगा उसको हम लोग फोटो कहते हैं, क्योंकि लाइट अगर है तो ही वो फोटो खिंचा रहा है। तो ये फोटो शब्द भी लाइट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फोटो, फोटोन, फोटोन मतलब पार्टिकल ऑफ लाइट।
आई होप यहाँ तक आपको एक ये स्टोरी समझ में आया होगा। टेक्निकल बात आपका ये है कि फोटोन मतलब होता है पार्टिकल ऑफ लाइट, और ये लाइट को यूज करके सिंथेसाइज करेगा। मतलब सिंथेसाइज मतलब क्या, फॉर्मेशन करना। किस चीज़ का फॉर्मेशन करना, जो पापी पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहते हैं उसको, फूड, है ना। मतलब लाइट को यूज करके फॉर्मेशन करता है किसका, फूड का। फूड जो कि क्या रहेगा, एज अ ग्लूकोज रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छाट करके लाया हूं वहीं से, आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट से। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोलेगा भाई बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। भाई बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्यों हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स, इनको ऑटोट्रॉप्स हम लोग कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। अब चाहे कोई हर्बीवोर हो या चाहे कोई कार्निवोर हो, ठीक है, तो हर्बीवोर भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे, फोटोसिंथेसिस पर। अब कार्निवोर भी डिपेंडेंट है किस पर, अदर एनिमल्स पर, है ना, जैसे कि हर्बीवोर हो गया, और हर्बीवोर डिपेंडेंट है किस पर, ग्रीन प्लांट्स पर। तो पॉइंट ये है कि आसपास जितने भी जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई एनिमल हो जो कि एनिमल को खाएगा, या कोई एनिमल है जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, और ग्रीन प्लांट्स खुद भी, ये सभी चीज़ किस पर डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट है। तो बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन सनलाइट। ये बात शायद आपको याद आ रहा हो, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो सन है, अगर ये लाइट एमिट करेगा तो ही जाकर के कोई प्लांट ग्रो कर पाएगा, है ना, और प्लांट से फिर कोई हर्बीवोर खा पाएगा, ठीक, और फिर इसके बाद कोई कार्निवोर खा पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पूरे लाइफ फॉर्म के लिए सन ही वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर सन ही है वो जो कि, है ना, जिस पर ये सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। ये बात आपको शायद, जो बच्चे नीट के लिए ड्रॉपर बच्चे जो हैं, क्लास 12th इकोलॉजी में भी इस बात का हल्का सा जिक्र किया हुआ है, हिंट किया हुआ है। आप कमेंट करके बताओगे कहाँ पर और क्या लाइनें लिखी हुई है। ठीक, चलो अब है भाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड्स। तो भाई फोटोसिंथेसिस प्राइमरी सोर्स है ऑल द फूड्स का। कैसे, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, और दूसरा क्या है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है दो पर्पस के कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या कि एज अ फूड है ये, और दूसरा ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। और दूसरा भाई आप देखो, एनसीईआरटी एक टॉपिक शुरू करेगा आपका व्हाट डू वी नो के नाम से, कि भाई क्या क्या हम लोग जानते हैं अब तक फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वहाँ पर कराएगा, कुछ लाइन एनसीईआरटी का दिया हुआ है, बहुत छिपा छिपा के लिखा हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। क्या है इसमें, तो आप इसमें देखोगे वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ लीफ। वैरायटी ऑफ लीफ, या फिर आप समझो कि लीफ में बहुत सारा पोर्शन होता है, कोई येलो हो गया, कोई रेड हो गया, कोई व्हाइट हो गया, या अलग अलग शेड होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रीन पोर्शन जहां पर है वहीं वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, इस बात को प्रूव किया गया था। कैसे, आपके स्कूल एग्जाम में शायद आता हो, स्टार्च टेस्ट हो गया, आयोडीन टेस्ट हो गया, है ना, जहाँ पे ब्लू कलर का अपीयरेंस होता है। तो भाई यहाँ पे आप देखो, एकदम ध्यान से सुनना बातों को, आपको जो है समझ में आएगा कुछ चीज़। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन पोर्शन। ठीक, ग्रीन पार्ट। और ये वाला क्या है, ये है नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक, एकदम ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस देखा गया। अब देखो, आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो फोटोसिंथेसिस से जो बनता है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है, मान लो कि ये इस लीफ में जो है ग्लूकोज बन गया, किचन ऑफ द सेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जब ग्लूकोज जब बन जाएगा, तो ये ग्लूकोज हो सकता है कि स्टोर होने के लिए कहीं पर रूट में या फिर किसी ब्रांचेज में ये ग्लूकोज ट्रैवल करे। तो अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होने के लिए, क्योंकि लीफ में जो बना हो सकता है वो कहीं स्टेम में, रूट में, कहीं पर वो जाकर के स्टोर हो। तो वो स्टोर होने के, सॉरी, वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो सुक्रोज का फॉर्म बना लेता है, और फिर ये सुक्रोज जो है ना, ये बन जाता है स्टार्च। क्यों, ताकि ये जाकर के स्टोर हो सके। समझ में आ रहा है बात आपको, मतलब हाँ, वो बायोमोलिक्यूल
जहाँ पर आप पढ़ते हो क्या कि जो प्लांट है वो एनर्जी को स्टोर करता है एज अ स्टार्च, लेकिन जो एनिमल है वो एनर्जी को स्टोर करता है एज अ ग्लाइकोजन। तो भाई आप ये बात समझो कि जो लीफ है, लीफ में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। अब इस ग्लूकोज को अगर ट्रांसपोर्ट होकर अगर यहाँ अगर जाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, वो होगा सुक्रोज के फॉर्म में, लेकिन वो यहाँ आकर स्टोर होगा तो स्टोर होगा कैसे, वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। समझ में आया बात आपको इतना? चलो ठीक है, ओके। इसी कारण से ना फोटोसिंथेसिस में बनता तो ग्लूकोज है, बट हम लोग टेस्ट किसका करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, और बोलते हैं कि भाई स्टार्च टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसको आप लिख लो अगर मैंने तो, ठीक है। देखो आपके सामने एनसीईआरटी बुक खुला हुआ होना चाहिए, आप जो है पेंसिल लेकर के बैठो, आप ट्राई करो कि विदाउट रूलिंग वाला व्हाइट पेपर में आप अच्छे से 3 पेन से कम ब्लैक ब्लू रेड पेन से आप अच्छे से सुंदर से आप नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स ऐसा बनाओ कि मतलब पढ़ने का मन करे। हैंड तो भाई मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो हैंड ऐसा ऐसा रहता है ना, जैसे बढ़िया जेनेटिक्स का भी कॉपी खुला रह जाए ना रोड पे तो झालमुड़ी वाला भी नहीं उठाएगा, है ना, ऐसा ऐसा रहता हूँ, मच्छर का टांग जैसा एकदम रहता है। चलो आप देखो, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट में क्या होगा, फोटो सिंथेसिस होता है, और क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च, ठीक। और क्योंकि ये नॉन ग्रीन वाला पार्ट है और नॉन ग्रीन वाले पार्ट में जो है आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसलिए ये जो टेस्ट देगा कैसा देगा, ये निगेटिव टेस्ट देगा स्टार्च का या फिर आयोडीन का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों का जो कंक्लूजन है वो क्या आया, यहाँ पर जो है ना कंक्लूजन ये आता है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है occurs only in the green part of leaf, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात पूरा क्लियर हो गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, वो ब्लैक पेपर से वो कवर करने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लिख लो अच्छे से, हो गया अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको जब आप देखोगे ना लीफ को, तो भाई देखो बात क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे आधा जो लीफ है, मतलब अभी हम लोग ये बात प्रूव करने वाले हैं कि सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, कैसे आओ देखते हैं कैसे। तो ये जो लीफ है इसको हम लोग ना कवर कर दिए, किससे कवर कर दिए, ब्लैक पेपर से। सर ये ब्लैक पेपर तो नहीं है, ये तो व्हाइट पेपर है। हाँ अभी जो है ना ये व्हाइट पेपर ही है, ठीक, लेकिन आपके लिए ब्लैक पेपर है। चलो आओ देखो, तो इसको जब आप अभी कवर कर दोगे, जब आप अभी कवर कर दोगे, ठीक, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, ठीक, तो क्या इसमें सनलाइट जा पाएगा बताओ। तो यहाँ पर जो है ना सनलाइट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, सनलाइट तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, चलो बताओ भाई। नहीं, इसमें जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो इसीलिए यहाँ पर कैसा टेस्ट हो जाएगा, निगेटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च होगा, ठीक। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसा है, ये पोर्शन है एक्सपोज्ड, है ना, एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पर जो है सनलाइट आपका आएगा, और सनलाइट जब आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा। और फोटोसिंथेसिस क्योंकि हो रहा है इसी कारण से जो टेस्ट होगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च होगा। तो भाई यहाँ तक अपन को बस ये बात समझ में आया कि जो वाला पोर्शन में सनलाइट आ रहा है वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट हुआ। देखो आपको अगर याद हो, अगर है ना, बायोलॉजी की दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर मौजूद नहीं है उसको बोलेंगे नेगेटिव। अगर आपके बॉडी में अगर कोरोना वायरस अगर है तो बोलेंगे कोविड पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बोलेंगे कोविड नेगेटिव, एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी नेगेटिव। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें हम लोग करते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है अगर आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है ना, इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले इसका पर्पस है ये बताना कि भैया ये जो CO2 है ना, CO2 इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, फॉर फोटोसिंथेसिस, कि भाई CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो आप बताते हैं कैसे। एक ग्लास टम्बलर लिया गया, ठीक, मतलब टेस्ट ट्यूब जैसा बड़ा सा, और उसमें एक लीफ को जो कि आधा बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में और आधा अंदर की तरफ है, इसको कवर कर दिया गया यहाँ से, ठीक है, इसको जो है ना यहाँ से ऐसे कवर कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर रखा गया एक कॉटन को, ठीक है, इस कॉटन को रखा गया, और ये जो कॉटन था इसमें था KOH। KOH क्या होता है भाई, तो KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH सोक्ड कॉटन। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना।
किसको एब्जॉर्ब करना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑल द CO2, मतलब जितने भी CO2 रहेंगे ना सभी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये CO2 को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब क्या, CO2 बचा हुआ है यहाँ पर कहीं पर भी ग्लास में, मतलब अंदर में नहीं बचा हुआ है। तो अगर CO2 अगर एब्जॉर्ब, मतलब CO2 अगर एब्जॉर्ब हो गया, CO2 बचा हुआ नहीं है, तो क्या इस वाले पोर्शन में फोटोसिंथेसिस का हो पाना पॉसिबल है, बताइए? नहीं है पॉसिबल ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्योंकि CO2 ही नहीं है, नो CO2, तो इसी कारण से जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाया। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो पाया तो जो टेस्ट है वो क्या आया, नेगेटिव टेस्ट फॉर किसका, स्टार्च का जो टेस्ट है वो हो गया नेगेटिव। समझ में आ रहा बात आपको? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले पोजीशन का, है ना, यहाँ पर जो कि कैसा है, ये वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है, किस में, एक्सपोज्ड इन द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, CO2 है। और CO2 अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो जो टेस्ट होगा ना यहाँ पर, वो टेस्ट होगा कैसा, पॉजिटिव टेस्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि जो लीफ है वो बाहर में है और जो अंदर में लीफ है वहाँ पर CO2 खत्म हो चुका है, क्योंकि KOH ने सारे के सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर रखा है। तो CO2 ही नहीं है अंदर में, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो जो ग्लूकोज बनाने के बाद जो स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर होता था वो तो स्टोर हुआ ही नहीं, तो टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे तो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड एयर है ना, तो यहाँ पर से CO2 लेना पॉसिबल है। इसी कारण से जो फोटोसिंथेसिस वो हो सकता है, और फोटोसिंथेसिस अगर हो पाएगा तो जो टेस्ट है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लो, है ना, जो बात समझ रहे हो बात, है ना, लिखो अच्छे से, ध्यान से लिखना है। अब है अर्ली एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी जो है एक लाइन शुरू करेगा अर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिसको हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। भाई बेल जार क्यों? क्योंकि ये देखो आप ऐसे घंटा ऐसा दिख रहा है, बेल मतलब घंटी या घंटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको दिखाई देगा ये है माउस, ठीक, माउस। अब बात क्या है ना कि ये कैंडल को बर्न किया गया और यहाँ पर एक चूहा को रख दिया गया अंदर में। यहाँ से बेटा अंदर में एयर नहीं आ सकता है, ना ही एयर बाहर जा सकता है, ठीक। तो शायद आपको अगर पता हो कि कैंडल को बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और जो माउस है उसको तो वैसे भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो पॉइंट क्या है ना कि ऑक्सीजन इसको भी चाहिए और ऑक्सीजन इसको भी चाहिए। तो ये टाइम T1 में दोनों जिंदा है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे टाइम T2 का, तब तक में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुका होगा, है ना, ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा, सारा एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो जो बर्निंग कैंडल है वो भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक। और ये जो माउस है वो भी क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द लिखेगा एक्सटिंग्विश्ड, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो गया, बुझाना, है ना, आग बुझाना, कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। चलो लाइनों पे ध्यान देना आप लोग। अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग ये बात समझे, यहाँ पे हम लोग ये बात समझे कि माइस डाई ड्यू टू सफोकेशन, या फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैंडल एक्सटिंग्विश्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसी सिस्टम में अगर एक मिंट प्लांट का अगर एंट्री हम लोग अगर करा दें, ठीक है, ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट। अच्छा खासा एफिशिएंसी होता है ये मिंट प्लांट का ऑक्सीजन जनरेट करने का, ठीक। तो ये जो मिंट प्लांट है ये क्या करेगा बताओ, ये जो मिंट प्लांट है ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन को यूज कर लेगा कौन, ये बर्निंग कैंडल, ठीक। और ये जो बर्निंग कैंडल है ये बदले में क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बदले में प्रोड्यूस करेगा CO2। जो CO2 क्या होगा, ले लेगा ये प्लांट, ठीक है। तो CO2 लेगा और ये O2 देगा। और दूसरा बात क्या होगा भाई, दूसरा एक बात ये भी होगा कि ये जो O2 है ये यूज़ करेगा ये माउस भी, और ये जो माउस है ये माउस क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा CO2 भी, और ये CO2 क्या होगा, ले लेगा ये प्लांट, मतलब ये प्लांट जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और O2 को रिलीज़ करेगा, जिस कारण से ये जो कैंडल है ये कैंडल भी जलता रह जाएगा, और ये जो माइस है, चूहा है, ये भी जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम में हम लोग ये बात समझे अच्छे से कि एक मिंट प्लांट के आ जाने से क्या होगा, जो कैंडल है वो भी जलता रहेगा और जो चूहा है वो भी जिंदा रहेगा, ठीक। तो यहाँ से ना कुछ कंक्लूजन्स निकालता है वो आपका जो साइंटिस्ट है ये जोसेफ प्रिस्टले, कुछ कंक्लूजन निकालता है। आप इसको देखो एकदम ध्यान से, कंक्लूजन ऑफ प्रिस्टले। अब बर्निंग कैंडल, देखो ये कहता है ना
कि जो बर्निंग कैंडल है या फिर ये जो जो चूहा है, ये दोनों जो है ना कहीं एयर को डैमेज कर रहा है। डैमेज करने का मतलब क्या हुआ? डैमेज करने का मतलब है कि एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑक्सीजन, उसको यूज़ कर लिया गया, तो वो एयर कैसा हो गया? डैमेज्ड एयर हो गया। तो ये कहता है कि भाई मिंट प्लांट में ये क्षमता है कि जो बर्निंग कैंडल और जो चूहा है उस कारण से जो एयर को जो डैमेज पहुंचा है उस डैमेज को ये रिस्टोर कर पाएगा। समझ में आया बात? ये रिकवर कर पाएगा, रिस्टोर कर पाएगा। देखो ये बात लिखता है, अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर समहाउ डैमेज द एयर, ठीक। बट आफ्टर प्लेसिंग द मिंट प्लांट, जैसे मिंट प्लांट को हम लोग रखेंगे तो जो माउस है वो क्या करेगा? स्टेड अलाइव्ड एंड कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। ये बात आपको समझा है बहुत बढ़िया से। तो हम लोग ये बात समझ रहे हैं, कंक्लूड कर रहा है ऐसे जो वो जो प्रिस्ले है ना, ये प्रिस्ले क्या करता है? ये हाइपोथेसिस देता है, हाइपोथेसाइज क्या करता है कि प्लांट कैन रीस्टोर द एयर whatever burning candle and breathing animals removed। समझ में आया बात? ठीक है, चलो बहुत ही शानदार, यहाँ तक हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक, पहला में हम लोगों ने पढ़ा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें बहुत सारा लीफ हम लोग लेते हैं अलग अलग शेड का, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ही क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो ब्लैक पेपर से हम लोग कवर कर दिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया जहाँ पर सनलाइट आएगा, सिर्फ वही वाला, मतलब सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। बात हम लोग देखे उस एक्सपेरिमेंट से। फिर हम पढ़ेगा KOH वाला, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि CO2 को अब्सॉर्ब कर ले। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि KOH का वो क्या है, काम क्या है? आप सोचोगे भाई केमिस्ट्री का ही पोर्शन आ गया, नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी है भाई। ठीक, ये बात आप देखें कि उससे क्या था कि CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब वापस आओ, हम लोग यहाँ पर क्या देखें? प्रिस्ले। प्रिस्ले ने क्या बोला? प्रिस्ले ने बोला कि भाई जो प्लांट है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो जो है ना रिस्टोर कर सकता है डैमेज्ड एयर को, जो कि किया गया है कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एनिमल्स के द्वारा या फिर बर्निंग कैंडल के द्वारा। और डैमेज का मतलब क्या? वो ऑक्सीजन को ले लेना है ना, और CO2 को दे देना या एयर को खराब कर देना। ठीक, चलो आओ, यहाँ तक बातें। तो अब हमारे पास क्या है? ये जैन इंजन हाउस। भाई ये जो जैन इंजन हाउस है ना, आप कुछ बातों को समझो। वैसा जो जो चैप्टर्स है ना जहाँ पर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो, कुछ ऐसा भी आपको महसूस आएगा कभी कभी कि कुछ फालतू फालतू चीज़ दिया हुआ है, मतलब अनयूजुअल सा है। तो आप ये बात समझो कि साइंटिस्ट लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे कोई भी नया कॉन्सेप्ट को देने के लिए। माथा तो फोड़ देता था, आदमी लोग पागल समझता था। बहुत बार तो उन लोग को क्रेडिट नहीं दिया जाता था, वो आदमी मर जाता था 100 साल के बाद, उसका रिक्रिएट करके, रीडिस्कवरी करके, फिर उसको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स, उससे पहले कुछ नहीं, मार दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कि भाई साइंटिस्ट लोगों को बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करके, अलग अलग मेहनत करके अपनी बात को प्रूव करना पड़ता था। और बहुत बार कुछ लोग आएंगे और बहती गंगा में हाथ धो के चले जाएंगे, जैसे कि ये इंजन हाउस प्रिस्टल ने एक्सपेरिमेंट कर दिखाया। उसके बाद फिर से जैन इंजन हाउस आते हैं और सिमिलर प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट को डे में और नाइट में परफॉर्म करते हैं। समझे बात को? ये डे और नाइट में परफॉर्म करेंगे, ये एक्वाटिक प्लांट को लेकर के, जो एक्वाटिक प्लांट का नाम है हाइड्रीला। और वो परफॉर्म करते हैं और वो कहते हैं क्या कि भाई जब नाइट में है ना, ये वाला किया गया है नाइट में, जब हम ये करते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन डे में आपका एक बात लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ब्राइट सनलाइट। तो ब्राइट सनलाइट में उनको दिखाई दिया क्या? उनको दिखाई दिया ऑक्सीजन बबल्स। ठीक है, उनको कुछ ऑक्सीजन बबल्स दिखाई दिया। ठीक है, O2 बबल्स। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ भाई? कंक्लूजन हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस है टेक्स प्लेस इन ब्राइट सनलाइट। और ये प्रूफ करते हैं कैसे? प्रूफ बाय फॉर्मेशन ऑफ O2 बबल्स। ठीक है, तो भाई जैन इंजन हाउस क्या करते हैं? एक एक्वाटिक प्लांट, मतलब जो पानी में रहेगा प्लांट, उसका नाम हाइड्रीला है, उसको वो लेते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रात में, एक बार करते हैं वो दिन में। और वो देखते हैं कि दिन में ही सिर्फ देखा गया ऑक्सीजन बबल्स, मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है, ब्राइट सनलाइट में हो रहा है। ठीक, चलिए आइए, अब अगला है ये जूलियस वॉन सैक, जेवी सैक। अब ये जो है ना बहुत एकदम नया नया सा ये बात कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है और फिर वो स्टोर करता है उनको एज अ स्टार्च के फॉर्म में। बहुत नया बात ये बोला भाई जूलियस वॉन सैक। कंक्लूजन दिए कि ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ठीक, एंड स्टार्च इज स्टोर्ड, है ना? कहाँ गया भाई? ग्लूकोज इज फॉर्म एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एकदम नया बात ये बोला। ठीक ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। इन्होंने बोला क्या कि ये जो बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, वो जो है ना किसी ग्रीन सब्सटेंस के कारण बन रहा है। और ये ग्रीन सब्सटेंस को उनको पता नहीं था कि इसी ग्रीन सब्सटेंस को क्लोरोफिल बोला जा सकता है, वो नहीं पता था इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये बात कि दे डोंट नो अबाउट
क्लोरोफिल, है ना। तो ये जो ग्रीन सब्सटेंस है वो क्या है, ये है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोफिल स्टोर रहता है कुछ स्पेशल बॉडी में, और इसी स्पेशल बॉडी को आप कहते हो आज के समय में क्या, क्लोरोप्लास्ट। उनको ये बात भी नहीं पता था, समझे बात को, तो ये भी लिख देते हैं भाई, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम लोग क्लोरोफिल कह रहे हैं, और ये जो है इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। जिनको ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पता, क्लोरोफिल नहीं पता, चलो ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, ठीक। आप एकदम सिंपल से समझो, एकदम सिंपल से समझो, ठीक। ये है क्या, घास फूस, लीफ, ठीक। तो ये जो लीफ है ना, लीफ में हो सकता है कि कोई छोटा सा सेल होगा, सेल जैसे कि क्या, जैसे कि हो सकता है ये मीजोफिल सेल है। और अगर ये सेल है तो सेल के अंदर में क्या पाया जाएगा बताओ, सेल के अंदर में ऑर्गेनेल होता है। तो मीजोफिल सेल के अंदर में हो सकता है कि ये क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा दिखाई देगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरह का होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है ना। और डबल मेम्ब्रेन होगा, इसी के अंदर में हम लोग ये थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये आगे आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक। तो लीफ है, लीफ के अंदर में छोटा छोटा सेल है, उसको हम लोग मीजोफिल सेल कहते हैं। एक सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनेल हो जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह दें, और उसी के अंदर में पाया जाएगा क्या, ये थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड के ऊपर में है ना, यहाँ पे इस जगह पर होता है क्या, क्लोरोफिल। समझ में आया बात, आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया से शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है TW एंगलमैन, एकदम ध्यान से समझना है, कि एक बात आपको समझ में आएगा भाई। ये जो स्पेलिंग है ना, इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करो, आप इसको बोलो एंगलमैन, ANGLE एंगलमैन। आप इसको याद रखोगे एंगलमैन, और आपको याद आएगा भाई इसमें सनलाइट है और ये प्रिज्म से होके गुजरता है और ये किसी एंगल पे डेविएट होता था, ऐसा आप स्टोरी दिमाग में बनाओ, है ना। TW एंगलमैन, एंगल, सनलाइट आया, प्रिज्म से टकराया, फिर किसी एंगल पे बेंड हुआ, ऐसे गया। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि जो प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये कौन किया, एंगलमैन किया, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी वालों के पास जो है ना काफी कम दिमाग होता है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो बात क्या है ना, कि फोटोसिंथेसिस का जब ये नॉलेज जब स्प्रेड हुआ कि भाई सनलाइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो भाई कहीं पैरेलली एक्सपेरिमेंट तो हो रहा होगा ना, कि हाँ वो फिजिक्स वाले लोग, केमिस्ट्री वाले लोग एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे होंगे कि भाई व्हाइट लाइट, सनलाइट जब वो प्रिज्म से जब वो स्कैटरिंग कराएगा तो वहां पर क्या होगा, 7 कलर्स में, 7 स्पेक्ट्रम में, विबज्योर के फॉर्म में वो लाइट जो है वो निकलेगा। तो अब ये जो है ना बायोलॉजी वाले के पास आया, बोला ए तुमको मालूम भी है कि सनलाइट जो है, कह तो देते हो तुम लोग कि हाँ सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तुमको मालूम भी है ये बात कि एक जो सनलाइट है उसके अंदर में 7 स्पेक्ट्रा होता है, 7 कलर्स में छिपे हुए होते हैं। तुमको मालूम है कि कौन सा जो स्पेक्ट्रा है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, या फिर कौन सा स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस करता भी है कि नहीं करता है, पता है ये सब बात। तो अब जो है बायोलॉजी वाले ना ऐसे आगे ईगो में, ठीक है, अब ये कहते हैं नहीं हाँ होता होगा, हम करके दिखाएंगे तुमको। तो अब यहाँ पर एंट्री होता है कि इनका एंगलमैन का, मतलब एंगलमैन का, ठीक। तो ये एंगलमैन क्या करते हैं, ये सनलाइट को मतलब ऐसे वो प्रिज्म से, है ना, इस प्रिज्म से वो क्या करेंगे, स्कैटरिंग कराएंगे लाइट का विबज्योर के फॉर्म में। और ये यहाँ पे एक एल्गी को यूज करेंगे, जिस एल्गी का नाम है क्या, क्लैडोफोरा, ठीक है। ये जो क्लैडोफोरा है इस एल्गी को ये लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर उनको ये बात पता लगता है कि जो ब्लू वाला रीजन है और ये जो रेड वाला रीजन है, इसी रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। कैसे देखा गया, हमको ही बताइए ना सर। हाँ हाँ बता रहे हैं, देखा कैसे हुआ, देखो ध्यान से देख, ध्यान से देख, नन्ना बच्चा देखो इधर। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो उस कारण से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन बबल्स रिलीज होगा। तो भाई ऑक्सीजन बबल्स जब रिलीज होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन बबल्स दिखाई दिया वो ब्लू वाले रीजन में दिखाई दिया और रेड वाले रीजन में दिखाई दिया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बबल्स, ठीक है। ये सब क्या है, O2 बबल्स, है ना, ये भी क्या है, O2 बबल्स है। तो अब क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन को आप कैसे पहचानोगे कि वो O2 बबल ही है कि नहीं, हाइड्रोजन के बबल को तो पहचानना आसान है, पॉप साउंड का वो ऐसा मतलब आग लग जाएगा उसमें तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग ले आते हैं किसको, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया को, समझे बात को, या फिर एरोबिक बैक्टीरिया को। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं ना,
तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या, जिसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, तो वो कहाँ वो जाकर के भीड़ लगाएगा, जहां पर ऑक्सीजन बबल्स पाया गया। तो भाई जैसे ही हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया को हम लोग डाल देंगे सस्पेंशन में, इस पूरे मीडियम में, तो फिर ये बैक्टीरिया वहीं पर जाकर के भीड़ लगाएगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन हो रहा होगा। तो ये भीड़ लगा देगा कहां पर, ब्लू वाले रीजन में, ये भीड़ लगा देगा कहां पर, रेड वाले रीजन में, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देखा जा रहा था, जो कि दिख नहीं रहा था ऑक्सीजन, लेकिन था, तो उसको टेस्ट करना था, उसको चेक प्रूफ करना था उसको। कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे। तो अपन लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम photosynthesis occurs in the blue and red region। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब एकदम ध्यान से हम लोग थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करेंगे। आपका वो जो है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं, टॉपिक देता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में, वही एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अभी देखो एनसीईआरटी ने इसमें वो लाइन कह देता है, क्योंकि मैं आपको अभी शो करूंगा पूरा पूरा। एनसीईआरटी वो लाइन वो कह देगा कि भाई क्लोरोफिल ए के कारण, है ना, ये जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो हो रहा है किसमें, ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में। ये कैसे हो रहा है मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी का, और ये कॉन्सेप्ट है किसका, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, चलो एकदम ध्यान से सुनना है, थोड़ा मैं पानी पी लूं बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का कहानी शुरू हुआ होगा उस बंदे से जो बंदा एक्चुअल में कहीं घूमने गया होगा और वो देखा होगा कि अलग अलग तरह का प्लांट है। अलग अलग तरह का प्लांट का मतलब क्या, कोई हो सकता है कि ब्राउन कलर का प्लांट है, कोई रेड है, कोई येलो कलर का प्लांट है। तो अब वो आकर के क्या किया, हल्ला मचा दिया कि है तुम लोग जो है बिबकू बनाते हो, तुम लोग तो ये कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रीन कलर का वो क्लोरोफिल ही है, वो पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का है। हम तो देख कर क्या है कि और भी अलग अलग तरह का शेड है प्लांट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफिल के अलावा भी कोई पिगमेंट होता होगा जो कि कलर प्रोड्यूस कर रहा है, अलग अलग तरह का कलर प्रोड्यूस कर रहा है। देखो पिगमेंट का मतलब क्या, पिगमेंट मतलब जो कलर इंपार्ट करता हो। अगर मान लो कैरेट अगर दिखाई दे रहा है, बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है, उसमें स्पेशल पिगमेंट होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक, वापस आओ कहानी में। तो अभी हल्ला मचा दिया, तो अब साइंटिस्ट लोग को भी लगा क्या कि हाँ भाई ये तो बात तो सच बोल रहा है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि भाई अलग अलग तरह का पिगमेंट होता हो जो अलग अलग तरह का कलर को प्रोड्यूस करता हो प्लांट सेल में। ठीक, तो अब ये कहानी को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर मान लो, है ना, इफ मोर देन वन पिगमेंट इज प्रेजेंट। ठीक, अगर एक से ज्यादा पिगमेंट अगर मौजूद है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप क्या करो, एशियन पेंट लो, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का, दोनों को मिला दो, तो वो कैसा बन गया, ग्रे कलर का बन गया। तो क्या बहुत इजी या फिर क्या बहुत बढ़िया सिंपल टेक्निक हो जाएगा क्या कि आप उसको सेपरेट आउट कर लोगे, नहीं कर पाओगे सेपरेट, तो मिक्स हो गया। तो वैसे ही जो लिक्विड जो चीज होगा जो मिक्स हो जाएगा उसको बहुत इजीली सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसमें कुछ पेपर जैसा होगा, उसको डिप किया जाएगा तो फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ऊपर अकॉर्डिंगली वो निकल जाता है, वो है ना, वो सेपरेट हो जाता है वो। इसका आपको पढ़ना है क्या डिटेल, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कोई नाम पूछेगा कि किस मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है। तो मोर देन वन पिगमेंट, तो इसको लिखेंगे कैन बी सेपरेटेड। ठीक, बाय, कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। अब देखो ध्यान देना, तो इसको जब सेपरेट किया जाएगा ना तो कैसा कैसा दिखाई देगा, वो जो पिगमेंट्स है वो अलग अलग पिगमेंट्स आएगा, कैसा होगा और देखते हैं। तो आप क्या करोगे ना, ऐसे यहां पर आप लिखो VIBGYOR। ठीक है, विबज्योर, है ना, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, रटवाएं ये भी, है ना। अब विबज्योर लिख करके और ऊपर का जो दो है इसको आप क्या कर दो, कट कर दो। ठीक, ऊपर का आप कट कर दिया और उसके बाद आप क्या करोगे, इस दोनों को, है ना, लिखोगे क्या A, और इस दोनों को आप लिखोगे क्या B, इसको आप लिखोगे क्या C। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, अभी आप एनसीईआरटी आप निकालोगे, उसके बाद वहां पर आप देखोगे ना सब कुछ मैच करेगा आपका। क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, बी का कलर क्या होता है, रट लोगे बैठ के।
कुछ कुछ चीज़ को रटना अच्छा होता है एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ को डिराइव करना अच्छा होता है एग्जाम के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। आप ये कहोगे कि नहीं नहीं सर, डिराइव करने में समय जाता है ना, याद कर लो बेटर होगा। अगर आप एंजाइम का जो मतलब ये जो पिगमेंट उसका कलर अगर आप याद करोगे ना, ऑप्शंस कुछ इस तरह से बना देगा नीट में कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये अभी आप देखो, बस 1 मिनट समय दो और इसको देखो बढ़िया से। ये जो ए है ना, तो ए का मतलब हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल ए। इसमें कौन सा कलर है, ब्लू है और ग्रीन है भाई, तो इसमें जो कलर है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्लू और ग्रीन। और अब ये जो बी है, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लोरोफिल बी बोलेंगे। क्लोरोफिल बी में कौन सा कलर है बताओ, इसमें है क्या, ग्रीन है और येलो है ना, तो इसमें है ग्रीन और येलो, ठीक। अब देखो ये जो सी है, सी का मतलब हो जाएगा केरोटिनॉइड, ठीक है। अभी जो केरोटिनॉइड है इसमें कौन सा कलर है, येलो है और ऑरेंज है, ठीक, येलो है और ऑरेंज है। तो अब आप जब मैच करोगे अच्छे से, क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्लू है और ग्रीन है, क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो ग्रीन है और येलो है, और जो कैरोटीनॉइड का जो पिगमेंट है, हाँ कैरोटीनॉइड वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट है जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स आते हैं, बीटा कैरोटीन आता है, जेंथोफिल आता है, ठीक। और देखो ये कैसा है, येलो है और ऑरेंज है। अब देखो एकदम ध्यान से सुनना, अभी आप जो है ना ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे भी याद रख पाओगे, एक्स वाई जेड ऐसे टाइमिंग जैसा बना, एक्स वाई जेड है ना। तो ये जो एक्स है उसके बाद क्या आता है, वाई आता है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक का याद रखेंगे, किसका, ये वाई का है ना। ये वाई से क्या हो जाएगा, येलो, और येलो किसका होता है, येलो होता है ज़ैंथोफिल का, समझे बात को। तो ये एक्स और ये वाई शायद आपको ऐसे राइमिंग जैसा आपको याद रहे। ये जब आप रिपीट करोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, आपको मुश्किल से आपको एग्जाम टाइम में आपको 8 से 10 सेकंड आपको लगेगा बनाने में। ये बना लेने के बाद आपका गलती होने का चांसेस एकदम जीरो हो जाएगा, मिस्टेक आप नहीं करोगे, समझे। अगर आप रटोगे बैठ करके तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अगर ऑप्शन अगर कंफ्यूजिंग अगर आ गया ना तो आप भूल जाओगे, मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। ये पूरा टेक्निक हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग ये बात समझे कि भाई हो सकता है कि अलग अलग तरह का पिगमेंट देखा गया है ना, लीफ वगैरह में अलग अलग तरह का जो पिगमेंट होगा, पिगमेंट आर द क्या, वो पिगमेंट क्या, वो केमिकल नेचर का है, वो इस तरह का सब्सटेंस है जो कि कलर इंपार्टिंग इन नेचर होता है, जो कि कलर प्रोड्यूस कर सकता है, स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। कैसा कैसा कलर, तो इस तरह का कलर को वो प्रोड्यूस करेगा। अब देखो अभी जो मैंने आपको समझाया ना उसको एकदम सिंपल करके हम लोग देख लो कि कहाँ पर है ये एनसीईआरटी में आपका। एनसीईआरटी का आपका ये पेज जहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जगह है देखो लिखा हुआ है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब देखो शो करेगा ये कलर को, देखो क्लोरोफिल ए का जो कलर है ब्राइट ब्लू ग्रीन है ना, और ये क्लोरोफिल बी का देखो येलो ग्रीन, जेंथोफिल का देखो येलो, केरोटिनॉइड का देखो येलो से येलो ऑरेंज, आपको याद तो ये रखना, येलो ऑरेंज याद रखना है आपको, है ना। क्रोमेटोग्राफी से जो दिखाई देगा उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलेंगे, देखो लिखा क्रोमेटोग्राम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज दिखाई देता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते थे, समझे बात को। चलो आओ, ये बात आपका सेल डिवीजन में दिया हुआ था, खैर अगर आपको याद हो क्लास 11th। चलो ये क्लियर है ना, अच्छे से एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे बाद में ना, आपको थोड़ा जल्दबाजी ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग जो है ना आपके एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कहानी से। अब कहानी ये है ना कि आप समझो कि आप कोई घर बनवा रहे हो, ठीक। आप क्या कर रहे हो, कोई आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो जब आप बिल्डिंग बनवाओगे तो वहाँ पर वर्कर होंगे बहुत सारे, हो सकता है कि कोई वर्कर ए हो, कोई वर्कर बी, कोई वर्कर सी। अब आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, है ना। तो ये जो बिल्डिंग बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन, है ना। एक है जो कि वर्कर का नाम है और एक है जो एक्शन, जो काम हो रहा है, जो बिल्डिंग बनने का ग्राफ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। और ये वर्कर वाला ग्राफ है, एकदम ध्यान देना। तो अब आप इस बात को समझो कि जब बनेगा ना तो वर्कर लोग कुछ इस तरह से होते हैं कि कुछ ही वर्कर लोग बहुत बढ़िया से काम करेंगे, कुछ वर्कर लोग तो ऐसा होगा उसमें जो बोलेगा हाँ आते हैं थोड़ा खैनी खा के, वो खैनी खाते खाते जो है ना वो आएगा, फिर वो 2-3 घंटे के बाद आएगा, वो घूम फिर के पूरा भ्रमण करके आएगा वो, ठीक है। तो एज अ पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ ओनर कि आप जो उसमें से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती जो है, उसको फाइंड आउट करो, उसको एज अ रिवॉर्ड दो, थोड़ा सा बोनस दो उसको, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेगा और काम करेगा बढ़िया। तो हम लोग देखते हैं कि वो वर्कर कौन सा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलो आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया है कि एक वर्कर है उसमें जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो क्या हुआ कि आप गए है ना, और
आपको ये कैसे पता लग पाएगा कि जो वो वर्कर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है? तो आप गए, बोलेंगे भाई 1 तारीख को बताओ तो बिल्डिंग कितना बना है? बोलेंगे सर 1 तारीख को ना बिल्डिंग बहुत थोड़ा सा बना है। 2 तारीख को कितना बना है? 2 तारीख को ना सर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना था। ठीक है। 3 तारीख को कितना बना? 3 तारीख को भी सर थोड़ा सा बिल्डिंग बना था एकदम। 1 तारीख को बताओ तो कौन वर्कर आया है? 1 तारीख को ना सर वर्कर बी आया था सिर्फ। 2 तारीख को कौन है सर? 2 तारीख को ना वर्कर ए आया था। 3 तारीख को कौन है सर? 3 तारीख को ना वर्कर सी आया था। तो ये जो ग्राफ जो टैली हो रहा है, बिल्डिंग बनने वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा वाला और वर्कर के आने वाला ग्राफ, इन दोनों को हम लोग टैली कराए तो ये बात तो फाइंड आउट हो गया ना कि कौन सा वर्कर था जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा था। बताओ, फाइंड आउट हो गया, वर्कर ए था। क्या आपको ये बात समझ में आया अब कि बिल्डिंग बनने का ग्राफ, एक्शन होने का ग्राफ और ये वर्कर के आने का ग्राफ, दोनों को टैली करा, समझ में आ गया कि कौन सबसे ज़्यादा काम कर रहा था। इसी स्टोरी पे ये पूरा बेस्ड है। ठीक, आओ करके देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि आप सबसे पहले आप ग्राफ देखोगे क्लोरोफिल ए का। ये जो ग्राफ है, एक बार ये यहाँ पर पीक में जाएगा और एक बार ये यहाँ पर पीक में जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 पीक है और ये किसका है? क्लोरोफिल ए का है। ठीक है। अब दूसरा आप देखोगे, ये जो ग्राफ है कैरोटिनॉइड का ग्राफ, ये कुछ ऐसा सा हुआ और उसके बाद ये ऐसे गायब हो गया, कहाँ पता नहीं चला। और ये किसका है? ये है कैरोटिनॉइड का। ठीक है। अब एक और ग्राफ है जो कि है क्लोरोफिल बी का। ये एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पे आके फिर ये गायब हो गया। तो ये वाला जो था क्लोरोफिल बी का था। ठीक है। आप एकदम ध्यान देना, रफली आप ये बात समझो, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि क्लोरोफिल ए जो है ना, ये ए का ग्राफ क्या है, एक बार यहाँ पे ये पीक में गया और एक बार ये यहाँ पर ये पीक में गया। बाकी लोग जो है ना, इधर एक इसका गायब हो गया इधर, फिर ये जो ब्लू वाला है इसका यहाँ पर 2 पीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीक किसका था? इसका था। अब यहाँ पर है क्या? एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या बनाए सर? ये हम बनाए क्या, जो डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट्स था ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो एक आदमी क्वेश्चन कर दिया, क्या क्वेश्चन किया कि भाई एक से ज़्यादा पिगमेंट होता है? बोला हाँ, एक से ज़्यादा पिगमेंट आपको दिखाए हम। तो एक से ज़्यादा अगर पिगमेंट है तो वो जिस जिस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ एब्जॉर्ब किया, तो वो कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है और कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कौन सा ज़्यादा कर रहा है कौन सा कम कर रहा है, इसको हमको ढूंढना है। करेक्ट है बात? आओ। तो ये जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का बात हुआ। अब यहाँ पे बात होगा क्या? फोटोसिंथेसिस होने का बात। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ग्राफ बनेगा, एक पीक यहाँ पे बनेगा और एक पीक यहाँ पे बनेगा। तो बिल्डिंग बनने का ग्राफ और ये वर्कर के आने का ग्राफ, दोनों को मैच कर देंगे। जो सबसे ज्यादा टैली कर जाएगा, सबसे ज्यादा सुपर इंपोज हो जाएगा, वही एक्चुअल में मेनली बिल्डिंग बनाता होगा, वही एक्चुअल में मेनली फोटोसिंथेसिस करता होगा। मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है अलग अलग तरह का पिगमेंट का और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का, उन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो जो अच्छे से ज्यादा सुपर इंपोज होगा वही सबसे ज्यादा मेन पिगमेंट होगा। इसी से नीट में क्वेश्चन आ रखा है, विच इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल ए बोल रहे हैं। ठीक। तो इसको जब आप मिला दोगे ना, जब आप मिक्स कर दोगे ना, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला क्या है? ये वाला है क्लोरोफिल ए का। कौन सा? ये ग्राफ है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम है ना, किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। तो यहां से ये बात अपने को समझ में आया, यहां से ये बात अपने को समझ में आया। ठीक है। कंक्लूजन में क्या समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए इज superimposed with the action spectrum of photosynthesis। ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग बोले भाई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो था ना क्लोरोफिल ए का, वो सुपर इम्पोज हो जाता है, वो अच्छे से ऐसे पूरा टैली कर जाता है विद द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे हेंस क्लोरोफिल ए, कैसे लिख रहे हैं भाई, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस बात को देखो थोड़ा प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अच्छे से। ठीक है, पॉज करके लिख लो। आओ देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना? शायद आपको दिख रहा हो बढ़िया से। ये है आपका क्या, यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला है क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरोफिल बी। ठीक है, और जो ये येलो वाला है ये क्या है, कैरोटीनॉइड। और ये वाला जो है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, क्लोरोफिल ए। ये देखो यहाँ पे ये इधर पीक गया और ये वाला यहाँ पर पीक आया। और ये वाला क्या है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देखो ना, आपको दिखाई देगा कि जो ए वाला है उसको हम लोग कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स। और जो बी वाला है वो क्या है, वो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और ये सी वाला ये बता रहा है कि भाई ये वाला जो ए वाला जो है ये पूरा पूरा ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है अच्छे से। सर ये पूरा पूरा कहाँ सुपर इम्पोज हो रहा है? तो आप थोड़ा अगर केमिस्ट्री अगर आप लगाओ यहाँ पर, और डरना मत अभी। ठीक है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, सिर्फ ये वाला है जो कि क्लोरोफिल ए के द्वारा फोटोसिंथेसिस करा हुआ है। बाकी जो एरिया जो बाहर में है वो सब दूसरा जो क्लोरोफिल बी है कैरोटीनॉइड उसके द्वारा किया गया होगा, है ना? इसको ये भी समझो। दूसरा बात आप ये भी समझो कि इन तीनों का ग्राफ सबसे ज्यादा सबसे बेहतर सिर्फ क्लोरोफिल ए से ही, है ना, क्लोरोफिल ए का ही अच्छे से सुपर इम्पोज हो रहा था। क्लियर है ये बात अच्छे से? चलो देखो यहाँ पर लिखा होगा भाई कहीं पर, hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। ठीक, अब एक चीज आप गौर करो इस पीक पे, ये जो यहाँ पे जो पीक आया और जो यहाँ पर जो पीक आया, ये वाला पीक ही है वो ब्लू वाला रीजन और ये वाला पीक ही है वो रेड वाला रीजन। समझ में आ रहा है कुछ बात? हाँ, ये वही वाला एंगलमैन वाला चीज है। TW एंगलमैन जो साइंटिस्ट थे जो ये बात बताए थे, क्या बताए थे कि भाई प्रिज्म से जब आप स्कैटरिंग जब आप कराते हो लाइट का विब्ज्योर के फॉर्म में, तो सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले रीजन और रेड वाले रीजन में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसी कारण से फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें दो पीक आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आया बात? देखो ये बात अच्छे से लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कहां पर लिखा हुआ है। देखो है TW एंगलमैन, ये प्रिज्म से लाइट का है ना स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स निकालते हैं। और ये एल्गा जिसका नाम क्या है, क्लैडोफोरा, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया वो रख देते हैं जो कि डिटेक्ट करेगा साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन, जिसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा है मेनली कौन से रीजन में, ब्लू वाले और रेड वाले रीजन में, है ना। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब किया गया यहीं से, जो कि रफली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, है ना। और यहाँ पे बी भी लिखा हुआ है लेकिन मेनली ए जो कि डिस्कस किया गया है किसमें, 11.4 में। देखो 11.4 ही तो था वो, है ना, 11.4 डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर। वहां पर कि स्टेटमेंट में दोनों बात लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए और बी रफली, लेकिन अच्छे से कौन कर रहा है, सिर्फ क्लोरोफिल ए कर रहा है। देखो ये दिखाया भी है और यहाँ पर ये कंक्लूजन के फॉर्म में ये लिखा हुआ भी है। देखो है, देखो पढ़ो अच्छे से, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये सब बात को ध्यान देना, एकदम बढ़िया से ध्यान देना है। अगर आपके नीट में ऑप्शन में अगर रहा ना रफली अगर रहा, या फिर अगर ए एंड बी बोथ, अगर बोथ का ऑप्शन अगर रहा क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ का, तो बोथ में आप टिक मारोगे दोनों में। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी अगर आपको देना होगा तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, क्लोरोफिल ए को दोगे, क्योंकि लिखा हुआ भी है और ये ग्राफ भी जो शो किया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का ग्राफ शो किया हुआ है। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं एक एक लाइन को। ठीक है, ग्रीन
प्लांट करता है क्या? फोटोसिंथेसिस, एक तरह का फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिससे लाइट एनर्जी यूज होता है। और क्या होता है सिंथेसिस? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। अल्टीमेटली जो ऑल लिविंग फॉर्म है अर्थ में वो डिपेंडेंट है किस पर? सनलाइट पर। किसके लिए? एनर्जी के लिए। यूज ऑफ एनर्जी, है ना, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है अर्थ में। दोनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। रीजन क्या है? पहला कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ है। और ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेयर में। यहाँ तक बात हम लोग समझ लिए। यहाँ से एक और बात समझो कि क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि प्लांट ब्रीथ कर सकता है क्या? तो भाई ये क्वेश्चन कहीं पर देखे, मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था कहीं पर, प्लांट कभी भी ब्रीथ नहीं कर सकता है। क्यों? प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है लेंटी सेल्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन प्लांट कभी ब्रीथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास ब्रीथिंग ऑर्गन ही नहीं है। समझ में आया बात? चलो ओके। अब यहाँ से आप देखो व्हाट डू वी नो, हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट किए हम लोग बहुत बार अर्लियर क्लासेस में, बच्चे वाले क्लासेस में। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्च फॉर्मेशन वाला। दो तरह का लीफ लेते हैं, वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, और लीफ जो कि पार्शली कवर्ड रहता है ब्लैक पेपर से, है ना, और दूसरा एक्सपोज होता है लाइट से। हम लोग ये टेस्ट करते हैं लीफ में कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में सिर्फ ग्रीन पार्ट में दिखाई देता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक। फिर अनदर एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया, वो लीफ जो कि इनक्लोज था टेस्ट ट्यूब के अंदर में, जिसमें KOH सोक्ड कॉटन रखा हुआ था जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। और जो दूसरा वाला जो हाफ ऑफ द लीफ था वो एक्सपोज था एयर में। वो सेटअप को जब हम लोग लाइट में रखते हैं तो ये बात दिखाई देता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है ना, टेस्ट हम लोग करेंगे दोनों पार्ट में तो दिखता है ऐसा कि एक्सपोज वाले पार्ट में सिर्फ लीफ टेस्ट हुआ है पॉजिटिव, लेकिन जो स्टार्च है, जो पोर्शन है ट्यूब के अंदर में, वो टेस्ट हुआ है निगेटिव। ये शो करता है कि CO2 रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ भाई जरूरी है, रिक्वायर है। अर्ली एक्सपेरिमेंट किया गया ये बेल जार एक्सपेरिमेंट वाला, जहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है जलता हुआ, ये आपको बुझता हुआ दिखा। ये जो है जिंदा था लेकिन ये मर गया। क्यों? क्योंकि सफोकेशन हो गया, सारा का सारा ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर लिया, ठीक। लेकिन ये मिंट प्लांट जब आया तो ऑक्सीजन रिलीज किया तो ये भी जिंदा रह गया, ये भी जिंदा रह गया, है ना, ये जलता रह गया, यहाँ पर भी जलता रह गया, ठीक है। और देखो ये प्रिस्टले है ना, ये बर्निंग कैंडल क्लोज स्पेस में बेल जार में एक्सटिंग्विश्ड हो गया, बुझ गया। सिमिलरली माउस जो है वो सफोकेट हो गया क्लोज्ड स्पेस में। ये कंक्लूड करते हैं कि बर्निंग कैंडल या फिर एनिमल जो कि ब्रीथ करता है वो समहाउ डैमेज द एयर, बट व्हेन जो वो प्लेस कर देते हैं मिंट प्लांट को इन द सेम बेल जार, वो फाउंड करते हैं, देखते हैं कि माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न, है ना। फिर ये प्रिस्टले वो हाइपोथेसिस देते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, वो फॉर्मूला, वो लॉ, वो बात वो समझाते हैं कि भाई प्लांट रीस्टोर कर सकता है उस एयर को जो कि ब्रीदिंग एनिमल्स ने, बर्निंग कैंडल्स ने रिमूव कर दिया या फिर डैमेज कर दिया। समझ में आया बात आपको अच्छे से? ठीक है, आओ। फिर अगला वो कहता है क्या कि भाई आप जो है देखो, हाँ, सिमिलर सेटअप को यूज़ किया गया प्रिस्टले द्वारा, और वो प्लेस कर देते हैं एक बार डार्कनेस में और एक बार सनलाइट में, है ना। कौन किए थे? तो जैन इंजन हाउस किए थे। फिर वो जो है क्या करते हैं, वो देखते हैं भाई, है ना, कि ब्राइट सनलाइट, देखो यहाँ लिखा ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स उनको दिखाई देता है ग्रीन पार्ट में, है ना। डार्कनेस में उनको नहीं दिखाई देता है, डिड नॉट। लेटर ऑन फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बबल्स है ना ऑक्सीजन का है वो, ठीक है। फिर वो शो करते हैं सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है रिलीज कर सकता है ऑक्सीजन। वाह कितना नया नया बात ये जो है इंजन हाउस बोल दिया भाई, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको दिखा दिया अभी 2 मिनट पहले, ये लो देखो मार्क पे किया हुआ है। जेवी सैक, है ना, ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस कि भाई ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट ग्रो करता है, और ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। His later study showed that कि ग्रीन सब्सटेंस जो था उसको क्लोरोफिल कहा गया, है ना, जो कि आज हम लोग ये बात जानते हैं, जो कि लोकेटेड था किसी स्पेशल बॉडीज में, जिसको बाद में फिर क्लोरोप्लास्ट कहा गया। समझे बात की बात? मैंने आपको बहुत बढ़िया से आपको समझाया था अभी, ठीक है। चलो अब ये देखो लिखा हुआ है ना, यूजुअली स्टोर्ड इन स्टार्च, है ना, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। चलो भाई बताओ यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ, अच्छा एक वो स्पेक्ट्रा वाला बच गया हो। इससे पहले ना आप ये बात समझो ध्यान से एकदम, मेरा ना पढ़ाने का टेक्निक बहुत अलग है। आप सिर्फ फॉलो करो अच्छे से, थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे पे, भरोसा रखो, ठीक। आप क्या करो ना, मैं जैसे जैसे मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा कौन सा चीज़ को कहाँ पे कनेक्ट करना है, अपन को पता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि एंगलमैन ने वहाँ पे ब्लू और रेड रीजन का जिक्र किया, तो अब हम लोग वो जो है ना इक्वेशन दिया वो उस इक्वेशन को भी नहीं पढ़ेंगे। फिर हम लोग वहाँ पढ़ लिए जंप करके किसके पास, वो एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर वहाँ से हम लोग पढ़ लिए ब्लू रीजन रेड रीजन लोग पढ़ लिए, फिर वापस से आएंगे और इस इक्वेशन के पास हम लोग शुरू करेंगे। और देखो
तो हम लोग जो है प्लांट में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन लीफ है ना, बहुत सारा शेड है। तो ये हम लोगों को दिखता है कि भाई ग्रीन प्लांट में पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग ये बात क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं लीफ के पिगमेंट को। तो ये दिखाई देगा कि अलग अलग तरह के कलर हैं जो लीफ में दिखते हैं, नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस, बल्कि 4 पिगमेंट के द्वारा होता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए जिसका कलर है ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर, क्रोमेटोग्राम में दिखता है। क्लोरोफिल बी में येलो ग्रीन दिखता है, जेंथोफिल में येलो दिखता है, कैरोटिनॉइड येलो येलो ऑरेंज टाइप का होता है ना। ये मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लियर कराया अच्छे से। पिगमेंट आर द सब्सटेंस जिनके पास एबिलिटी है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। अच्छा, ये बात को हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे फोटो सिस्टम्स, लाइट रिएक्शंस कुछ देर के बाद, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे है भाई कि स्टडी करते हैं वो ग्राफ को जिसमें एबिलिटी है क्लोरोफिल ए है ना पिगमेंट को लाइट को एब्जॉर्ब करने का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में। मतलब देखो मैं ना थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जो सनलाइट है ना उसका बहुत सारा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या है सर? हाँ, जो लाइट है वो है ना पार्टिकल के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, वो शायद आपको कुछ आइडिया हो इसका। सिंपल समझो कि लाइट का जो है ना कुछ मेजरमेंट टाइप का होता है जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो जो विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है सिर्फ उसी से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, जिसको हम लोग 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर हम लोग कहते हैं, 400 से 700 है ना। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR रेडिएशन कहते हैं। आपके क्लास 12 की इकोलॉजी में ये बात लिखा हुआ है, समझे बात को। सिर्फ 1% उसका यूज करता है प्लांट, ये सब बात भी लिखा है आपके, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ रखा है। और देखो तो ये जो पिगमेंट है, कोई भी पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, ये पिगमेंट क्या करेगा, ये जो पिगमेंट है ना ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ये एब्जॉर्ब करेगा कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे कि पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या 400 से लेकर के 700 तक एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक वैसी बात लिखा हुआ है कि भाई क्लोरोफिल ए वो पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ को, है ना। और ये बहुत फैमिलियर है हम लोग वेवलेंथ, जो विजिबल स्पेक्ट्रा का जो दिखाई देता है, विब्जियोर जिसको कहते हैं, वहीं से मैंने ट्रिक बनाया आपके लिए, ठीक। आओ फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ लुक, है ना, ये 11.3 का बी में आप ये बात देखो, बी वाला कहाँ गया, बी वाला में आप देखो कि वेवलेंथ जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, किस में है ना, वेवलेंथ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, क्लोरोफिल ए है ना, ब्लू रीजन, रेड रीजन, ये बात यहाँ पर मेंशन किया, shows higher rate of photosynthesis किसमें, blue red region में। hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis, ठीक है। आई होप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ। मैं अभी आपका जो वो इक्वेशंस है ना कुछ कुछ की इंपेरिकल फॉर्मूला है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वाला है, ये वाली बातें देखो। आओ इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग अभी मूव करेंगे, इनको पढ़ेंगे, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर CV नील आते हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पिगमेंट्स के बारे में। 2 तरह का पिगमेंट होता है, ठीक। उसके बाद जो भी मैंने आपको दिखा रहा था ना वहाँ पर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एसेसरी पिगमेंट है, मेन पिगमेंट, उसका फंक्शन क्या है, फोटो ऑक्सीजन क्या है, वो जो राइट साइड का जो टॉप वाला है, वो सभी आपका चीज़ क्लियर होगा। आई होप कि आपको सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन आपको क्लियर होगा, जहाँ से जो चीज़ कनेक्ट हो पा रहा है उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अपने सीक्वेंस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए हम लोग इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। भाई इंपेरिकल फार्मूला है ना, इंपेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी देख ले लिखा हुआ है यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला। सर ये तो वो वाला आ गया, केमिस्ट्री वाला आ गया। नहीं भाई, केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये बायोलॉजी है ये सब कुछ, ठीक है। आओ देखो इंपेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसमें ना कुछ स्केलेटन रहता है, कुछ स्केलेटन जिसमें आप कुछ मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, आप जोड़ दोगे तो वो नया चीज़ बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप जोड़ोगे ना 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ। इसको आप बना सकते हो C6H12O6, ये क्या बन गया बताओ, ये ग्लूकोज बन गया, बना ना ग्लूकोज, हाँ बना। तो इस ग्लूकोज का ये स्केलेटन है ना, ये सबसे छोटा जो हो सकता है स्केलेटन वो है। तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल इक्वेशन या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा कि भाई ये जो CO2 है, ये CO2 और ये H2O है ना, लाइट के प्रेजेंस में ये कुछ बनाएगा, है ना। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं देगा ग्लूकोज, ये देगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन को ये देगा, ठीक है। चलो ओके, वेरी गुड। टूल्स फॉर CV नील एक्सपेरिमेंट।
सीवी नील एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ टूल है, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, कि जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर, ये क्या बता रहे हैं? आप आगे पढ़ो, आपको समझ आएगा अभी क्या बता रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप बस इतना आप समझे कि आपके एनसीईआरटी के एक पेज में कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको समझना है कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंपीरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्वेश्चन बन रहा है कि CH2O रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, हो सकता है एग्जाम्पल ग्लूकोज भी हो सकता है, ऑप्शन में आपका रही, इसको आप देखोगे टिक मारोगे। फिर आपको ये बताए कि सीवी नील का एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्चुअली में ना एक तरह के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और ये क्या करते थे मालूम है? ये जो है ना, देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, ये क्या करते थे? ये एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किए कि भाई यहां पे आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन का सोर्स तो ये भी है और ये भी है, यहाँ देखो ओ लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली में जो ऑक्सीजन आया वो कहाँ से आया? क्या वो यहाँ से आया है या फिर वो यहाँ से आया है? कहाँ से आया बताओ? ये वाला से आया या फिर ये वाला से आया, है ना? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? और ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या होता है सर? अरे बेवकूफ, इसीलिए ना बताए तेरे को भी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है बात? इसको अभी प्रूफ करेंगे बहुत बढ़िया से, है ना? एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, अभी मेरी तरफ देखो, सामने देखो, समझ में आएगा, बहुत सारी चीज समझ में आएगा। ठीक है ना? जब मैं बोलूंगा तभी एनसीईआरटी देखना। मैं वैसे भी आपको लाइन टू लाइन आपको हर एक चीज मेंशन करा रहा हूँ, प्लीज सामने देखो, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अच्छे से पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलो, बहुत शानदार समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोगों के पास ये वाला चीज शुरू होगा कि भाई बोलेगा ना कि फोटोसिंथेसिस जो कि एक तरह का लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, अच्छा मतलब हाइड्रोजन निकलता है, कहां से निकलता है? कोई सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से। अब ये जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ये हो सकता है दो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं। कौन कौन सा दो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है हम लोग आगे समझते हैं। अभी फिलहाल देखो, एकदम ध्यान से देखना, सुनना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको चुपके से बात बता दे रहा हूं कि भाई वो जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ना, वो हो सकता है कि H2O हो, या फिर हो सकता है कि वो H2S हो। सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया मैं भी समझाऊंगा आपको। फिलहाल देखो, आप समझो, एकदम ध्यान सुनो। ठीक है, यहाँ पे H2O लिखा हुआ तो है, लेकिन आप समझो कि यहाँ पे ना X लिखा हुआ है। ठीक है, X लिखा हुआ है, और ये जो X है वो हो सकता है कि H2O हो, या फिर हो सकता है कि H2S हो। और ये X क्या है? ये जो X है, ये है वही ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, एकदम ध्यान देना है। मतलब फोटोसिंथेसिस एक तरह का लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन निकलता है फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से जो है ये वाला जो H है ना, ये H निकला होगा यहां से, और फिर ये H निकलने के बाद क्या किया होगा? रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस कर देता है? CO2 को। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का मतलब हुआ क्या? लॉस ऑफ H2। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तब ना ये कह रहे हैं कि ये जो H है वो लॉस हो रहा है, और ये इस CO2 को ये कन्वर्ट कर दे रहा है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ही तो है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। समझ में आया बात? तो ये जो H जो बहुत सारा है, मतलब आपको समझ आ रहा है बात मैं क्या कर रहा हूँ आपको? H2O है ना, वो H2O से H जो है स्प्लिट हुआ, समझे बात को? तो ये वो जो H जब स्प्लिट हुआ ना, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? कि वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड था, वो टूट गया, वो ब्रेक कर गया, है ना, लॉस ऑफ H2। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? ये जो CO2 है वो कन्वर्ट हो गया, वो है ना, वो रिड्यूस हो गया। किस में रिड्यूस हो गया? वो रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट में। ये ग्लूकोज है वो। समझ में आया बात आपको? और ऑटोमेटिकली फिर ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया? ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन H2O है, और जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो क्या है? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हो सकता है कि H2O हो या फिर H2S हो। सर ये आप बताए नहीं, थोड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ करते हैं, ध्यान देना एकदम। ठीक, जब आप एवोल्यूशन को आप डीप में पढ़ते हो ना, तो आपको ये बात समझ में आएगा एवोल्यूशन में कि सबसे पहले है ना, जो भी बहुत ज्यादा लोअर ऑर्गेनिज्म आए होंगे, वायरस आए होंगे, बैक्टीरिया आए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ना एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आए। सर एन ऑक्सीजनिक मतलब क्या होता है? मतलब जो कि ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा। हाँ, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा। सर वो फोटोसिंथेटिक भी था। हाँ, वो फोटोसिंथेटिक भी था। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक था वो, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा लेकिन वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। ये कैसा बात हुआ सर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन दैट वी टेक।
ध्यान दे, मतलब सुन, एकदम ध्यान से सुनना, मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस है। इसको कोई कंपाउंड चाहिए एक्स, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड चाहिए एक्स, ये जो है ना, ये जो है ना, एज अ H प्लस डोनर काम करता है, H प्लस डोनर, हाइड्रोजन डोनर, प्रोटोन डोनर, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये एक्स जो है, देखो एक्स का जो है ना, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है एक्स का, एक्स का और इधर देखो फिलहाल, तो ये जो एक्स है ये क्या है, ये हाइड्रोजन डोनर है। तो ये एक्स हाइड्रोजन डोनर है, और ये क्या करेगा, H प्लस को ये डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। तो अब हो सकता है कि ये जो X जो कंपाउंड है वो या तो H2O हो और या तो H2S हो। अगर ये H2O है तो यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा और O निकल जाएगा, और हो सकता है किसी और O के साथ मिल करके कंबाइन करके ये ऑक्सीजन दे दे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे दे। जब आप पढ़ते हो, अच्छे से आप पढ़ोगे ना इवोल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं बन पाया था, सिर्फ और सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन बन पाया था। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना, उसके बाद जाकर के ज़्यादा लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद कहीं पर ये एक और ओ के साथ, ये ओजोन के साथ मिल गया, और ओजोन लेयर जब आ गया तब जाकर के यूकैरियोट्स और ज़्यादा इवॉल्व हो पाए। समझ में आ पा रहा है क्या? शायद अगर कोई ड्रॉपर बच्चा अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। कमेंट आ जाना चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। देखो ये सब मोटिवेशन होता है बनाने का वीडियोस, देखो अभी है ना। चलो आगे देखो। अब ये जो H2O है, अगर ये अगर स्प्लिट होगा तो H प्लस में स्प्लिट हुआ और O में स्प्लिट हुआ, और यही वाला O जो है एज ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है यहाँ पे ओके फॉर्म में, ठीक। लेकिन अगर ये सल्फर अगर हो, सल्फर अगर हो, H2S अगर हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पर तो ये H प्लस को ये रिलीज कर देगा, ठीक है, ये H प्लस को रिलीज कर देगा। लेकिन ये यहाँ पर दो चीज़ देगा, या तो ये देगा सल्फर, या फिर है ना, या फिर ये देगा किसको, ये देगा सल्फेट को, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कुछ कंपाउंड का जरूरत है, जो कंपाउंड का काम है H प्लस को डोनेट करना, H प्लस को देना। तो ये कंपाउंड हो सकता है कि H2O हो, या हो सकता है कि H2S हो। अगर ये H2O है तो ये अपना H प्लस को ये दे देगा कि भैया लो फोटोसिंथेसिस कर लो अपना, और ये अपना ऑक्सीजन को फिर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करेगा, जो कि हम लोग ले लेंगे। और अगर ये H2S अगर है वो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये अपना H प्लस को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, ताकि भाई लो फोटोसिंथेसिस कर लो। लेकिन वो फिर क्या, उसके पास तो S बच गया ना, सिर्फ वो H2S, सिर्फ S बचा H लेने के बाद, तो वो S एज अ सल्फेट या एज अ सल्फर रिलीज हो जाएगा बाहर। मतलब अगर वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड अगर H2S है तो वहां पर बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो हाँ, हम लोग इससे ये बात भी समझ पाए कि भाई प्लांट जो है ना कोई दानवीर कर्ण नहीं है, कि हाँ वो कहता है कि भाई लो ऑक्सीजन ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ऑक्सीजन ले लो। वो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट है, समझे बात को। चलो ठीक है, प्लांट जो है कोई मतलब ऐसा फ्री पॉकेट का नहीं बैठा हुआ है कि वो अपने आपके लिए जो है ना, मतलब तो रील्स में जो ऐसा मतलब ठुमका लगा रहा है वो लोग के लिए, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, मतलब वो लोग के लिए प्लांट जो है ऑक्सीजन देगा, प्लांट ऑक्सीजन देगा, वाह, बहुत बढ़िया। प्लांट अपना काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑक्सीजन जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। इसी बात को जो आपका जो बुक है ना, इसी बात को आपका बुक जो है कुछ इस तरह से वो है ना, आपका इक्वेशन देकर के वो कहता है, क्या कहता है, कहता है कि भाई ये जो H2A है ना, ए क्यों बोला भाई, ए वो कंफ्यूज है अब तक कि हो सकता है कि वो H2O है या फिर वो S है, इसलिए वो H2A बोला, समझे बात को। अब ये कह रहा है कि ये अगर ये H2O है तो यही वाला O यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना, ये जो O जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये A के फॉर्म में, समझ में आया बात। और ये जो ये यहाँ पर ये बन गया क्या, CH2, ये बन गया कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बन गया, इंपेरिकल इक्वेशन है ये वाला इसका, और ये यहाँ पर वाटर है। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है? और देखो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। सीवी नील अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो सीवी नील थे वो एक तरह के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो कि क्या करते हैं, वर्कड ऑन ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एंड फाउंड दैट द ऑक्सीडाइजेबल compound may be H2O या फिर मे बी H2S, ठीक है, दैट एक्ट एज अ हाइड्रोजन डोनर
फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है भाई, एकदम ध्यान देना, ठीक। सीवी नील जो है ना, जो कि एक तरह के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो वर्क करते हैं किस पर, पर्पल सल्फर या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने बैक्टीरिया हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करना सीख ही रहे थे वो, मतलब करना शुरू किए थे वो। और उस समय बाद में जाकर के धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और इवॉल्व हुआ। हायर प्लांट की बात करें तब जाकर के H2S के जगह पर H2O आया। और ये जो कंपाउंड है H2S या H2O, जिनका काम है हाइड्रोजन को डोनेट करना और बाय प्रोडक्ट में वो रिस्पेक्टिव कंपाउंड निकालना, अगर वो H2O है तो फिर ऑक्सीजन निकालना, अगर वो H2S है तो फिर सल्फर या सल्फेट निकालना। तो ये कहता है क्या, वर्कड ऑन ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड फाउंड दैट द ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मे बी H2O या फिर H2S that act as a hydrogen donor for the photosynthesis process। समझ में आया बात। अब ये जो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, ये मतलब H2O अगर है, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा ऑक्सीजन, ठीक है। किस में होता है ये, तो ये होता है एल्गी में, ये होता है प्लांट में। प्लांट मतलब कौन सा प्लांट, हायर प्लांट में, ठीक। और अगर ये H2S है तो ये क्या निकालेगा, ये जो है निकालेगा, हो सकता है सल्फर, या ये निकालेगा सल्फेट। आइए अब देखिए, अब एक एक लाइन एनसीईआरटी का निचोड़ेंगे हम लोग भाई, आ जाओ। जो मार्क किया वो तो हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, है ना। देखो ये बात है मिड ऑफ 19th सेंचुरी का, जहां पर हम लोग ये बात देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो कि वेल नोन हो चुका था, है ना। लाइट एनर्जी से हम लोग पूरा प्रोसेस ये कराते थे, है ना, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट बनता था CO2 और वाटर को यूज़ करके, CO2 और वाटर को यूज़ करके लाइट के प्रेजेंस में, ये है ना। देखो the empirical equation represents the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism that was understood। ये जो CH2O है, where CH2O represents the carbohydrate, glucose a 6 carbon sugar, ठीक है। अब कहता है ये, कहता है कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया गया एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जिसका नाम था CV नील, ठीक। जो कि क्या करते हैं, उनका स्टडीज के बेस्ड पर वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया ना, पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बोलते हैं कॉमनली उसको, ठीक। फोटोसिंथेसिस जो कि करता है एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस करता है, किसको, CO2 को, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, है ना। मतलब ये है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि CO2 को रिड्यूस कर देता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आया बात। और ये हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल हो, या तो H2S और या तो H2O, समझे बात को। इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कब, when H2S instead is the hydrogen donor for the purple and green sulfur bacteria। The oxidation product is sulfur या sulfate depending on the organism। देखो है एक एक चीज, depending on the organism। क्या हो गया ये, depending on the organism। है ना, एंड नॉट O2। हेंस वो इनफेड किया, मतलब क्या, प्रैक्टिकल बुक में आप लिखते हो ना, इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन, मतलब ही इनफेड, वो कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपी टेक्निक। इसको समझाते हैं, एकदम ध्यान देना, ठीक है। कहीं पर शायद मैंने ये कहानी सुना था, फिर क्या, ध्यान देना, आप समझ लेना, स्टोरी क्रिएट करना बात दिमाग में, ठीक है। आप समझो कि ना कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो कि भाग रहे हैं, ठीक, वो चोरी करके भाग गए। अब जो पुलिस लोग हैं ना अपना, वो कॉप्स लोग उसको चेज कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ ना कि वो जब भाग रहे हैं आगे आगे, तो पुलिस ने क्या किया, एक बलून लिया और उसमें ना कुछ स्टेनिंग सब्सटेंस, कुछ खास तरह का कलर को ऐसे उसके गाड़ी में से फेंक दिया। और वो जो खास तरह का जो कलर है, वो पब्लिक लोग जानता है कि ये पुलिस वाला ये कलर है। अगर ये किसी गाड़ी पे अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई चोर है, बदमाश है, उसको जाकर घेरना, उसको जाके पकड़ना है, ठीक। तो ये जो हम लोग जो कलर जो फेंक दिए, ये इसलिए फेंके ताकि वो आगे अगर भाग भी जाए तो वो डिटेक्ट हो पाए अच्छे से, वो पता चल पाए कि वो चोर है, ठीक है। अच्छे समझ में आई बात, हाँ, वेरी गुड, ओके।
तो अगर हम लोगों को अगर ये बात चेक करना है, अगर हम लोगों को ये बात अगर चेक करना है कि यहाँ CO2 और यहाँ पर H2O और इस साइड में ये ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन जो जा रहा है ना, वो ऑक्सीजन यहाँ से आया या फिर यहाँ से आया यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग लेबल कर देंगे इसमें, अटैच कर देंगे इसमें। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लोग अटैच कर देंगे इसमें, तो क्या होगा, या तो ये गया होगा या तो ये गया होगा। अगर इसमें अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अगर अटैच किए हैं और वहां पे जाकर के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसका एक खास तरह का प्रॉपर्टीज है क्या, कि वो रेडिएशंस एमिट करता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, तो वो क्या करेगा ना, रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो डिटेक्ट हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अगर एमिट हो रहा है इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन गया है, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये वाला गया है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियो आइसोटोपी टेक्निक या फिर रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक कहते हैं, जिसका बहुत जगह पे यूज हुआ है। क्लास 11th में ही आपका C3C4 साइकिल में यूज हुआ है, फिर आपका आ जाओ जेनेटिक्स में, वहां पर आपका हर्सी चीज एक्सपेरिमेंट में आपको यूज हुआ है, सल्फर P32 S35 वो सब में, ठीक। आ जाओ देखो, तो ये बोला है ना कि दिस वॉज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपी टेक्निक, दिस करेक्ट इक्वेशन, हाँ अब ये करेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है भाई, बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, 6 को CO2 है, 12 को H2O है, और ये वाला आपका क्या कार्बोहाइड्रेट है, और ये वाला वाटर है, ये वाला O2 है, ये आपका पूरा है दिया हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर से कि भाई ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो वाटर से हुआ है, ये प्रूफ हो रहा है रेडियो आइसोटोपी टेक्निक से, है ना, समझ में आ रहा है बात आपको। तो अभी हमारा टॉपिक वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये एग्जैक्ट हेडलाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट साइड में है। हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से एक लाइन को, ठीक, कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग इस बात को समझेंगे बहुत ही अच्छे से कि भाई अगर आप मान लो कि ये लीफ है, ठीक, तो लीफ के अंदर में क्या होगा, कुछ छोटा छोटा सा सेल हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि सेल हो, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मीजोफिल सेल। अब ये जो मीजोफिल सेल है ना, इसके अंदर में हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनेल हो, उस ऑर्गेनेल का नाम क्या होगा, मान लो कि क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जब आप पढ़ते हो चैप्टर सेल, तो वहाँ पे सेल में जब आप देखो एक टॉपिक आएगा प्लास्टिड, प्लास्टिड बहुत तरह का था, ल्यूकोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट था। ल्यूको मतलब कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड था वो, और ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा। चलो ध्यान दो, आओ इधर, है ना। तो ये मीजोफिल सेल है जिसमें कोई ऑर्गेनेल हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा दिखाई देता है भाई, आओ देखते हैं हम लोग कि कैसा दिखता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट, देखना एकदम ध्यान से। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर में यहाँ पे पाया जाएगा कुछ मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है कुछ मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो मेम्ब्रेनस सैक लाइक मतलब ये मेम्ब्रेन वाला है और ये सैक लाइक है, देखो ये जो पूरा पूरा सिस्टम बनेगा ना, इसको मेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं, कि उसमें डबल मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन वाला है, इसको मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलेंगे, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, मतलब लेबर मतलब काम करना, डिवीजन मतलब अलग अलग काम बटा हुआ होगा, कौन सा क्या काम करेगा, ठीक, इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये जो सैक है ना, सैक का मतलब क्या होता है, बोरा जैसा, थैला जैसा, थोड़ा बढ़िया नाम, थैला जैसा, है ना, क्या होता है ये, थैला जैसा होता है, ठीक है, थैला। तो अभी आप देखें कि जो लीफ है उसके अंदर में कोई छोटा सेल हो सकता है, उसको हम लोग मीजोफिल सेल बोलेंगे, और उस सेल के अंदर में हो सकता है बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होगा, उसी में से कोई ऑर्गेनेल होगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में ये छोटा छोटा मेम्ब्रेनस सैक लाइक थैला जैसा होता है, थैला जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इसको थैलाकॉइड कह देंगे, ठीक है, ये थैलाकॉइड हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैक लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो स्टैक लाइक अरेंजमेंट है, या फिर इसी को बोला गया है पाइल ऑफ क्वाइन, है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको सिंगुलर में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रैनम कहते हैं, एकदम ध्यान देना। सर ये बातें तो बुक में नहीं मिल रही है, मना किया था ना तेरे को बुक खोलने से, अभी बुक अभी नहीं खोलो, मैं जब बोलूंगा तब बुक खोलना, आपको एक लाइन आपको एनसीईआरटी का स्कैन होगा, टेंशन नहीं ले, ठीक। तो जब आप सेल वाला चैप्टर क्लास 11 सेल, वहां पर जब आप पढ़ोगे ना, क्लोरोप्लास्ट का अलग से स्ट्रक्चर पूरा बना है, लेफ्ट साइड में टॉप में ऊपर में छोटा सा डायग्राम भी है, और डायग्राम के बगल में आपका बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, वहां पे आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, एक एक लाइन आपका समझ में आएगा, वो और ये पूरा एग्जैक्ट आपको कंबाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलेगा है ना
कि जो अरेंजमेंट जो है ये स्टैक लाइक अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे अगर वो सिंगुलर प्लूरल अगर रहेगा तो, और सिंगुलर को हम लोग ग्रानम बोलेंगे, ग्रानम, ठीक है। तो अब ये बोला कि ये जो है ना मेम्ब्रेनस सैक लाइक, इसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। और अगर यहाँ पे सामने ठीक इसी तरह का और भी थाइलाकॉइड्स जो कि अरेंज्ड है ग्राना, या फिर अगर अकेला रहा तो उसको ग्रैनम में, तो है ना ये कैसे अरेंज है, देखना ये अरेंज है इससे, ठीक है, अरेंज है इससे। और ये कैसा है, टिब्यूल लाइक structure that connects the two grana। इसी को बोला गया है क्या मालूम है, इसको बोला गया है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमिला या स्ट्रोमा लैमिली। समझ आया बात? मतलब कोई लीफ था, ठीक है एकदम ध्यान देना, कोई लीफ था और लीफ के अंदर में कोई छोटा सेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर में कुछ ऑर्गेनेल, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन है। और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है। अब वो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर अरेंज्ड है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग ग्राना कह रहे हैं। दो ग्राना को कनेक्ट करने वाला जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमिला कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना बात, ध्यान से सुना एकदम अब ये जो है ना थाइलाकॉइड है ना, उसमें ये जो ऐसा सराउंडिंग जो है, ये सराउंडिंग मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्ट्रोमा, है ना। ये स्ट्रोमा बोलेंगे। ये स्ट्रोमा क्या है, ये स्ट्रोमा एक तरह का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या, वो सराउंडिंग, वो खाली जगह है, वो सराउंडिंग है ना, वो पानी टाइप का हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स का भी कोई काम होता है क्या? हाँ मैट्रिक्स का काम होता है। क्या काम होता है समझाते हैं अभी, देखो मैट्रिक्स का क्या काम है। मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स फॉर द फॉर द डार्क रिएक्शन। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें एंजाइम होता है डार्क। सर ये नहीं समझ आ रहा है कुछ, डार्क रिएक्शन क्या होता है, एंजाइम क्या, समझाएंगे अभी, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक, समझाएंगे अभी आपको इसको समझने के लिए आपको एक कहानी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहानी है भाई? तो ये जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होता है, आपका एनसीईआरटी का लाइन से शुरू होता है। वो कहता है क्या, वो बोलेगा, है ना, वो बोलेगा कि भाई ये जो लीफ है ना तेरा, हाँ लीफ है जो कि तेरा वाइट कलर का लीफ है। अब इस वाइट कलर के लीफ में, वाइट कलर के लीफ में जो ये जो सेल है जिसको बोला गया है मीजोफिल सेल, इस मीजोफिल सेल के अंदर में है यहाँ पर क्या, इस मीजोफिल सेल के अंदर में क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब एनसीईआरटी कहता है ना कि जिस तरह से सनलाइट रहेगा ना, मतलब सनलाइट अब मान लो कि इधर आ गया, ठीक है, सनलाइट क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक, तो जो भी ये क्लोरोप्लास्ट है ना वो सब इस तरफ अलाइंड हो जाएगा, यहाँ पे वो अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यही सन अगर इधर अगर चला गया है ना, तो जो है ना यहाँ पे अलाइंड हो जाएगा, वो सारा क्लोरोप्लास्ट अलाइंड हो जाएगा, वो समझे, ताकि जो इंसिडेंट लाइट है वो अच्छे से पड़ सके, उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ऑप्टिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके, ठीक। दूसरा बात वो कहता है, दूसरा बात वो क्या, सर ये सब में सर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो समझ ही में नहीं आ रहा, वो पिगमेंट कहाँ होता है, वो PS1 PS2 तक नहीं पहुंचे। सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम लोग अगर बनाए, ठीक है, हाँ भाई ये लो बना दिए क्लोरोप्लास्ट को, एक बार और बना दो, ये मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ, एकदम ध्यान देना, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक, एकदम ध्यान देना। अब क्या है ना कि ये जो ग्रैनल थाइलाकॉइड है, इसके ऊपर में है ना, इसके ये सरफेस के ऊपर में यहाँ पे है ना, यहाँ पे पाया जाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम्स,
ठीक है, एकदम ध्यान देना। ये जो ग्रेनुल थाइलाकॉइड है, इसके ऊपर में पाया जाएगा क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल फोटो सिस्टम बना देगा। क्या होता है फोटो सिस्टम, समझाएंगे अभी। फिलहाल आप इतना समझो कि फोटो सिस्टम जो है ना, दो तरह का था, ठीक है। एक फोटो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, ठीक है, उसको हम लोग टोटल बोलेंगे PS2। और एक को हम लोग बोल देंगे क्या, एक को हम लोग बोल देंगे PS1। सर यहाँ पे PS1 यहाँ पे PS2 लिखो, ज्यादा बढ़िया दिखे। नहीं नहीं नहीं, PS2 PS1 PS2 PS1 ऐसे आप ध्यान रखोगे अभी, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रोमा लैमेली, यहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ PS1। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आ सकता है क्या कि जो ग्रेनुल थाइलाकॉइड है उसमें PS2 PS1 दोनों ही इन्वॉल्व रहता है, और जो स्ट्रोमा लैमेली है वहां पर सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व रहता है। हाँ, ये बात आप कह सकते हो। PS सर क्या होता है, PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम्स। किसका बना होता है फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम, फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट से कुछ होने वाला सिस्टम, लाइट से कुछ होगा उस सिस्टम में। लाइट मतलब सर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को। हाँ, फोटो सिस्टम क्लोरोफिल का बना हुआ होता है, ठीक। आओ अब जो है सर ये सब क्या है, ये सब, तो ये सब जो है ये सब है क्या, स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा। ये मैट्रिक्स वाला स्ट्रोमा है, ये क्या है, मैट्रिक्स वाला स्ट्रोमा। ध्यान देना एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान देना। अब आप समझो कि ये जो थाइलाकॉइड जो है ना, ये जो थाइलाकॉइड है, यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड है यहाँ पर हो जाएगा लाइट। सर ये लाइट रिएक्शन कहाँ से आया? तो अगर आपको याद हो कि फोटो सिस्टम दो स्टेप में होता था। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और जो लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है मालूम है आपको? ये लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है, इस जगह पे हो जाएगा या फिर इस जगह पर होगा। लेकिन ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये डार्क रिएक्शन होता है कहाँ? ये होता है स्ट्रोमा वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके सर, इसीलिए आप ऐसा लिखे थे क्या कि जो स्ट्रोमा वाला मैट्रिक्स है उसमें एंजाइम्स होता है डार्क रिएक्शन को होने वाला? हाँ, मतलब कौन सा एंजाइम है ना, कौन सा एंजाइम कहाँ पर हो रहा है, ये बात उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझो कि कोई भी प्रोसेस कहाँ पर होगा ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि उस प्रोसेस को चलाने वाला एंजाइम कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। समझ में आया बात आपको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ तक ये बात समझ चुके हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है कहाँ पर? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। और वो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? वो होता है स्ट्रोमा वाले मैट्रिक्स में, उसमें होता है एंजाइम्स, ठीक। सर थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मिले। हाँ, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और देते हैं आपको, एकदम ध्यान देना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस होता है दो स्टेप्स में, ठीक है। ये जो पहला वाला जो स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक। और जो दूसरा वाला स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक। लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है, सर क्या क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में बनता है ATP, दूसरा बनता है NADPH। सर क्या होता है NADPH, समझाएंगे अभी, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, जो डार्क रिएक्शन है, उस डार्क रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शुगर। जैसे कि क्या? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, या तो कार्बोहाइड्रेट बोल दो या तो सिंपली ग्लूकोज बोल दो, ठीक है। ओके, समझ गए सर, हाँ ठीक, बढ़िया लग रहा है सर। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अगर ये बात अगर आप समझ गए है ना, तो आपका पूरा चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। देखो, आप इस बात को समझो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप में होता है। और जो पहला वाला जो स्टेप है लाइट रिएक्शन, उस लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करा जाएगा, किसमें? डार्क रिएक्शन में यूज करा जाएगा, ठीक है। मतलब सर आप ऐसा कह रहे हो क्या कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये लाइट रिएक्शन है और उसमें ये डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है किसमें? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में जो भी कुछ कुछ होता है, डार्क रिएक्शन में जो है ना कुछ कुछ होगा। क्या होगा डार्क रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में कुछ कुछ होगा, और ये जो कुछ कुछ होगा उसी के होने से फिर बाद में जाकर के शुगर बनेगा, जो कि है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कुछ कुछ होगा, ठीक है, कुछ कुछ होगा। और इसी कुछ कुछ होने से क्या बनता है फिर बाद में? ग्लूकोज। सर ये कुछ कुछ होता है आप क्यों लिखे? तो ये जो कुछ कुछ होता है ना, यही है वो आपका टॉपिक जिसके अंदर में आएगा C3 साइकिल, C4 साइकिल। समझ में आया बात? ठीक है,
देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस जो दो स्टेप में होता है, एक को लाइट रिएक्शन कह रहे हो, एक को डार्क रिएक्शन कह रहे हो। लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बनता है और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इस प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन यूज कर लेगा। मतलब ओके सर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है क्या कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट में होगा और डार्क रिएक्शन डार्क में होगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो मान लो किसी जगह पे है ना, बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जैसे कि मेघालय, चेरापूंजी, यहाँ पर ना मतलब लगभग 15 दिन 20 दिन तक बारिश हो रहा है, सूरज नहीं निकला यहाँ तक, ठीक। और बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़कता हुआ धूप है, समझे बात को। तो आप ऐसे सोचो, ऐसे आप सोचो कि अगर है ना, इमेजिन करो ऐसे आप कि अगर मान लो 5 दिन तक लगातार अगर जो है सन अगर है टोटल, ठीक है, अच्छा लाइट है तो लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन हो रहा होगा, हाँ हो रहा होगा। फिर लगातार जो है ना 5 दिन तक है ना सन जो है गायब हो गया, मतलब जो है क्या है, एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? लाइट एब्सेंट है। तो इसका मतलब ठीक है सर, अगर सन लाइट अगर है तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन होता रहेगा, अगर ये एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन होता रहेगा। नहीं, अगर ऐसा होता कि डार्कनेस में सिर्फ हो रहा है डार्क रिएक्शन, तब मानते कि हाँ ये जो है सही है आपका बात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए। ओके, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन जब हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ कुछ, फिर उस प्रोडक्ट को यूज करके डार्क रिएक्शन को चलाया जाएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जब लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है जब खत्म हो जाएगा तो डार्क रिएक्शन में रुक जाएगा। क्या? हाँ रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके, वेरी गुड, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यूज्ड अप इन द डार्क रिएक्शन। समझे बात को? और अब ये जो डार्क रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है सर डार्क रिएक्शन में? देखो, डार्क रिएक्शन में ना कुछ कुछ होगा। सर कुछ कुछ होगा क्या होता है? हाँ वही जो कुछ कुछ होता है ना। तो ये जो डार्क रिएक्शन है, ये जो आपका डार्क रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ कुछ होता है। सर ये कुछ कुछ होता है, क्या होता है? ये जो कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ जो होता है ना, इसी से फिर आपका, इसी से लास्ट में फिर जाकर के ग्लूकोज बनता है। और इसी कुछ कुछ होने वाला प्रोसेस में फिर दो चीज पढ़ना है, एक को बोलते हैं C3 साइकिल, एक को बोलते हैं C4 साइकिल। ओके, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो एक यहाँ तक अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया, ठीक है, कि एक जो लीफ है उस लीफ के अंदर में वो सेल है जिसको हम लोग मीजोफिल सेल कह रहे हैं। इस सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनेल है, हो सकता है कोई ऑर्गेनेल, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है ना, इसके अंदर में कुछ मेम्ब्रेनस सैक लाइक है जिसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। ये थाइलाकॉइड अरेंज है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राना या फिर ग्रैनम। और जो दो ग्राना है वो जब कनेक्ट होता है तो ये कनेक्ट होता है किसी स्ट्रोमा लैमेली से। और ये जो ग्राना है मतलब ग्रेनल थाइलाकॉइड है, इसके सरफेस पे होता है क्या, वही वाला पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। किसके फॉर्म में? फोटोसिस्टम के फॉर्म में, PS2 के फॉर्म में, PS1 के फॉर्म में। और जो ये जो स्ट्रोमा लैमेली है इसमें मौजूद होगा सिर्फ और सिर्फ PS1। ओके ठीक है। अब ये बात भी हम लोग समझे कि ये जो पूरा पूरा जो था ये था क्लोरोप्लास्ट था। इस क्लोरोप्लास्ट के है ना सराउंडिंग मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब ये थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होगा और ये जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होगा। और कोई भी है ना प्रोसेस कहाँ पर होता है वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको होने वाला, उसको कराने वाला एंजाइम कहाँ पर मौजूद है ना। तो इसका मतलब जो एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन में होगा है ना, वो कहाँ पाया जाएगा, स्ट्रोमा में पाया जाएगा, क्योंकि डार्क स्ट्रोमा में हो रहा है। समझ में आया बात? वेरी गुड, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये बात समझे थे कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, ATP और NADPH। क्या होता है बाद में बताएंगे, सर बोले थे। तो ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं, किस में यूज कर लेते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन में कुछ कुछ होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ होता है। और जो कुछ कुछ होता है उससे ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और जो कुछ कुछ होता है ना उसी में कुछ कुछ साइकिल चलता है। दो तरह का साइकिल चलेगा, एक को बोलेंगे C3 साइकिल, एक को बोलेंगे C4 साइकिल। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। तो यहां से अपने को बहुत सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, ओके आओ। अच्छा, आपको वो पता, आपको दो शब्द आपको बताते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान देना। क्वेश्चन है ये, है ना, वाई डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। डार्क रिएक्शन क्यों एक तरह का मिसनोमर है? चलिए बताइए। सर मिसनोमर का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ। मिसनोमर का मतलब होता है, अब जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति है और उसका नाम है नयनसुख, समझ रहे तो बात को, तो इसको मिसनोमर कहेंगे। डार्क रिएक्शन का मतलब जो डार्कनेस में हो, लेकिन डार्कनेस में तो होता नहीं है। समझ में आया बात? क्योंकि देखो एकदम ध्यान दो, डार्क
रिएक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बायो सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट नॉट ऑन द light but on the product of light reaction, ठीक है, that is ATP and NADPH, ठीक है। as it does not completely occurs in the darkness, hence it is a misnomer, ठीक है। अच्छा, और हाँ, तो क्या लिखे हम लोग, डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, दैट इज डिपेंडेंट, स्पेलिंग देखना, देखो, दैट इज डिपेंडेंट नॉट ऑन द लाइट बट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो प्रोडक्ट कौन कौन सा, एटीपी है और एनएडीपीएच है। एज इट डज नॉट कंप्लीटली अकर इन द डार्कनेस, हेंस इट इज अ मिसनोमर। और जो लाइट रिएक्शन है ना, उसको एक और नाम हम लोग देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हुआ आपका कंप्लीटली बात पहला। दूसरा बात है ना, एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मर और लेटर का, ठीक है। फॉर्मर लेटर क्या होता है सर, देखो, फॉर्मर लेटर का मतलब क्या है, मैंने मान लो ना एक शब्द बोला, क्या बोला कि आई वेंट टू पटना देन दिल्ली, ऐसे बोला, ठीक है। आई वेंट टू पटना देन दिल्ली। फॉर्मर इज ब्यूटीफुल, लेटर इज नॉट ब्यूटीफुल। मतलब क्या है इस बात का, आपको हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कुछ ऐसा पैराग्राफ मिले जहां पर आपको समझ में आएगा कि दो पार्ट में बटा हुआ है, दो पोर्शंस है उसके अंदर में, और उसके बाद फिर कॉमा डाल के फुल स्टॉप डाल के लिखेगा फॉर्मर इज दिस 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 एंड लेटर इज दिस दिस दिस। मतलब क्या, दो पार्ट में जो है ना, तो एक पहला वाला पार्ट को बोला फॉर्मर, सेकंड वाला पार्ट को बोला लेटर। फॉर्मर मतलब पहला, लेटर मतलब बाद वाला। समझ में आ रहा है बात? चलो आओ देखो, तो भाई अच्छे से हम लोग है ना देखते हैं इसको क्या क्या कहता है हमारा बुक। तो हम लोग ये जो है ग्रीन लीफ को देखे हैं, क्लोरोप्लास्ट है ना, अर्लियर चैप्टर 8 में 8 जो डेफिनेशन हम लिखे हैं ना, मेम्ब्रेनस सैक हो गया, वो टिब्यूल वो कनेक्ट करने वाला, सब कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा। एनसीईआरटी खोलो, थोड़ा मेहनत करो, मजा आएगा, ठीक है। आओ देखो, फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होता है, ठीक। और हम लोग देखेंगे है ना, लीफ में मीजोफिल सेल होगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट अलाइन कर लेता है अपने आप को वॉल ऑफ द मीजोफिल सेल में इस तरह से, ताकि वो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वो गेट कर सके, ले सके, ठीक। आप पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लास चैप्टर 8 में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्राना होगा, स्ट्रोमा लैमेली होगा, मैट्रिक्स स्ट्रोमा होगा, ठीक है। ये बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लेबर मतलब वो काम करना, डिवीजन मतलब वो क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि स्ट्रोमा, मैट्रिक्स वाला स्ट्रोमा में क्या होगा, उसमें डार्क रिएक्शन होगा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। देखो, मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ओके, समझ गए समझ गए। स्ट्रोमा में इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिससे शुगर बनता है, जो कि है ना स्टार्च फिर बनाएगा। बात समझ में आया अपन को, ठीक। फॉर्मर वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट, डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। लीटर वाला नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है ना, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो कि एटीपी एनएडीपीएच है, इसीलिए लेटर फिर बाद में इसको डार्क रिएक्शन बोला गया, कार्बन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो इस कारण से ये कह दिया गया है ना कि ये डार्कनेस में होता है, लेकिन ये लाइट डिपेंडेंट भी है। समझ में आया बात? क्योंकि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ये डिपेंडेंट है। हालांकि ये जो मिसनोमर वाला जो बात है ना, वो जब आप पढ़ोगे ना डार्क रिएक्शन, जब टॉपिक में आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, ठीक। चलो ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये दो ग्राना को कनेक्ट करने वाला ये स्ट्रोमा लैमेली हो गया, और ये एक को हम लोग ग्राना कह रहे हैं, और ये जो ऐसे जो है ना सराउंडिंग्स को स्ट्रोमा कह रहे हैं। छोटा मोटा राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्च फॉर्मेशन हो चुका है, लिपिड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक।
ये सब बात अपने को क्लियर है अच्छे से, है ना? हाँ, ये वाला बचा हुआ है अब तक, मालूम है ना, भुला गया। ये वाला बचा हुआ है। इसको हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे कैसे? इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे पिगमेंट से, है ना, पिगमेंट बोल के शुरू करेंगे, और ये लाइट रिएक्शन से फिर चैप्टर शुरू हो जाएगा हमारा। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है एक एक बात बढ़िया से, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आपका कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के और वीडियोज़ लाने के लिए, ठीक है? और भी जिस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ डिवाइस के लिमिटेशन के कारण, मैं स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण मैं पूरा लॉन्ग वीडियो एक साथ में वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है? धीरे धीरे मैं चीज़ों को अपग्रेड करूँगा और ज़्यादा, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, ठीक है? तब तक एक नई शुरुआत, है ना? पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।